वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ शारदा सदन। आज हम सोल्व करेंगे मॉडल पेपर जो बोर्ड का दिया हुआ है। इसको देखते हैं। सबसे पहले पहले क्वेश्चन को देखो। जो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, उसमें दे रखा है दो आवेश दे रखे और दोनों के मध्य बल F है। इनके मध्य की दूरी को यदि 3 गुना कर दिया जाए तो आवेशों के मध्य विद्युत बल होगा। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बल का फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले देखो, जो कूलाम बल का फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, F बराबर होता है K Q1 Q2/R²। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले देखिए इनके बीच की दूरी को कितना कर दिया गया है, 3 गुना कर दिया गया है। तो 3 गुना करने के बाद में फोर्स क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो देखो इसको क्या करना है अपने को, पहले फॉर्मूला बताओ मेरे को। तो फॉर्मूले के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखो आपको क्या करना है। फॉर्मूला हो जाता है F = K Q1 Q2/R²। क्लियर हो गई बात। अब क्या करना है, अगर R की वैल्यू को 3 गुना कर दें तो R की वैल्यू 3 गुना, देखो दिया क्या गया क्वेश्चन के अंदर, देखो पहले दोनों के मध्य की दूरी को कितना गुना कर दिया जाए, 3 गुना। तो 3 गुना करोगे तो देखो ये R की वैल्यू अगर आप 3 टाइम्स करोगे तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये 3R का स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है कुछ? तो समझ में आई बात की, हो जाएगा 9R²। क्लियर हो गया। तो जो नया जो F डैश आएगा, मान लीजिए उसको F डैश बोल दो, तो K Q1 Q2 और वो जो R डैश की वैल्यू है ना, R डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 3R। तो इसका स्क्वायर करोगे, देखो R डैश का स्क्वायर, तो ये क्या करोगे आप, K Q1 Q2/R डैश का स्क्वायर करो, यहाँ लिखो 3R के स्क्वायर की वैल्यू 9R²। समझ में आ रहा है। और ये क्या होता है, F। तो जो पहले वाला जो F था ना, उसका कितना डिवाइड हो जाएगा, ये 9। यानी जो बल होता है दोनों आवेशों के बीच में, वो जो पहले था उसका कितना गुना हो गया, 1/9 गुना, या फिर 9वां भाग बोल सकते हैं इसको। तो ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, आंसर नंबर सी, यानी एस है, 1/9। समझ में आ गई क्या बात? अरे क्लियर हो गया क्वेश्चन, है ना, सिंपल है। आर को कितना गुना कर दिया, 3 गुना, 3R का स्क्वायर होगा, कितनी हो जाएगी वैल्यू, 9R²। तो 9R² में पहले F था, F को डिवाइड करेंगे 9 से, तो ये 9वां हिस्सा हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं F/9 हो जाएगा। आंसर नंबर हो गया ये, स ऑप्शन हो गया इसका। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखो, अब सेकंड क्वेश्चन को देखो, ये आ जाएगी वैल्यू। कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखिए, दो प्रतिरोध दे रखे और नाम दे रखा ए और बी, एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। एक ही पदार्थ का बनने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक पदार्थ का मतलब हो गया कि दोनों की प्रतिरोधकता समान है। ध्यान से समझ लेना, मैंने आपको बता रखी बात कि प्रतिरोधकता जो होती है वो केवल पदार्थ पे निर्भर करती है। अगर आप, जब तक पदार्थ नहीं बदलेंगे जब तक प्रतिरोधकता नहीं बदलती है। क्लियर है बात? तो प्रतिरोधकता को समान रखेंगे। और ये क्या करना चाह रहा है, तार ए की कुल लंबाई व त्रिज्या बी से दुगनी है, तो ए और बी के प्रतिरोधों का अनुपात देखो कैसे करेंगे। अब इसको करने के लिए क्या करना है, इधर देखो दो तार ले लेते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है, दो तार ले लो, तार ले लिया ए और बी। ए का प्रतिरोध मान लो आर ए है और बी का प्रतिरोध कितना है, आर बी। समझ में आई बात? आर ए की वैल्यू लिखोगे आप, आर बराबर होता है ρL/A। एल होता है उस तार की लंबाई, ए होता है तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब इसको देखो, तो डिफरेंस करने के लिए मैं लिख रहा हूं ए का मतलब ए वाले तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये ए वाले तार की लेंथ। समझ में आ रहा है कुछ? बी को क्या लिखोगे, इसको आर बी की वैल्यू लिखोगे रो। अरे रो सेम क्यों ले रहे हैं दोनों जगह, रो सेम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दोनों एक ही पदार्थ के बने हुए हैं, और जब पदार्थ समान हो जाता है ना तो प्रतिरोधकता समान हो जाती है। तो आर बी की वैल्यू आ गई ρL/B/AB। अब प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए एक बार वापस प्रश्न को देखो। ये प्रश्न दे रखा है, ये दे रखा है तार ए की कुल लंबाई और त्रिज्या दोनों ही बी से दुगनी है। तो त्रिज्या भी डबल है और लंबाई भी डबल है, किसकी, बी का डबल किसके बराबर है, ए के बराबर। तो ध्यान से देखिए लिखना क्या है इसमें। अब अपने को लिखेंगे क्या, ये समझ लीजिए ए की लंबाई जो है वो ट्वाइस ऑफ एल बी है, ये चीज क्वेश्चन के अंदर दी गई है। ए की त्रिज्या, यानी ए की जो त्रिज्या है आर ए, वायर की त्रिज्या है, ये बराबर दे रखी है किसके, ये बराबर दे रखी है ट्वाइस ऑफ आर बी। ध्यान से समझ लेना इसको। अब एरिया कैसे निकालोगे, देखो एरिया बराबर होता है πr², अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अरे अगर वर्ताकार क्षेत्रफल मानेंगे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को, तो एरिया बराबर हो जाएगा πr²। तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो एरिया ऑफ वायर ए बराबर आ जाएगा πr/a का स्क्वायर, और आर ए की जगह आप पुट करोगे देखो 2rb, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई इंटू आर ए की जगह पुट करो 2rb का स्क्वायर। अब जैसे 2rb का स्क्वायर करोगे ये वैल्यू आ जाएगी पाई, इधर देखो पाई इंटू 4rb का स्क्वायर।
तो आप ध्यान से देखो, पाई इंटू आर बी का स्क्वायर, ये तो बी वाले का एरिया हो गया। अरे एरिया ऑफ बी क्या लिखोगे आप, पाई आर बी का स्क्वायर। समझ में आई बात? यहाँ बी के एरिया को पुट कर दो आप, तो कुल मिलाकर जो ए वाले वायर का एरिया हुआ, इधर देखो, ए वाले वायर का जो एरिया हुआ वो 4 टाइम हो गया कौन से वाले एरिया का, बी वाले का। तो ये वैल्यू आप इसमें पुट करो, बस करना क्या है, मैं इनको इक्वेशंस दे देता हूं। अब आप देखो आर ए की आर ए बटे आर बी निकालना अपने को। क्वेश्चन को देखिए वापस क्या दे रखा है, अनुपात निकालना है ए और बी के प्रतिरोधों का अनुपात। तो आर ए बटे आर बी निकालना है, ये चीज समझ लेना ध्यान से। आर ए बटे आर बी करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर रहा हूं। आर ए में मैं आर ए बी का भाग दे रहा हूं, इधर देखो ये आर ए है, आर ए में आर बी का भाग दोगे रो, और ये एल ए में किसका डिवाइड करेंगे, ए के का मतलब ए वाले वायर का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसमें डिवाइड करो आरबी का। आरबी का जब डिवाइड करोगे ये वैल्यू आ जाएगी रो, ये वैल्यू देखो रो, और यहां लिखोगे रो एल बी, और जो एरिया ऑफ बी जाएगा वो ऊपर चला जाएगा, ध्यान से देखिए। क्लियर है? अब आप इसमें वैल्यूज पुट करो। एल ए किसके बराबर है, देखो रो से रो कैंसिल आउट हो रहा है, ध्यान रखना, ये रो से रो कैंसिल आउट हो गया, आर ए बटे आर बी आ जाएगा मेरे पास। आर ए बटे आर बी की वैल्यू आ जाएगी एल ए की वैल्यू पुट करो, ये दे रखी, एल ए ऑफ दिया गया है ट्वाइस ऑफ एल बी, यहां पुट कर रहा हूं भाई, तो ट्वाइस ऑफ एल बी मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ बी पुट करो, ये रहा एरिया ऑफ, चलो एरिया ऑफ बी को तो चलो छोड़िए, नीचे पुट करेंगे, एरिया ऑफ बी रहने दो ऐसे कैसे, एरिया ऑफ ए की जगह पुट करो 4 टाइम्स ऑफ ए बी, तो यहां लिखोगे 4 टाइम्स ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाई एल बी, ऐसे कैसे रहने दीजिए। जो कट रहा है उसको काट दो फटाफट, ए बी से ए बी की वैल्यू कट जाएगी, एल बी से एल बी कट जाएगा, और ये 2/4 का मतलब कितना हो जाएगा, तो फाइनली रिलेशन आ जाएगा। देखो फॉर्मूला कुछ इस तरह का, फॉर्मूला के प्रश्न हो गया है, आर ए बटे आर बी की वैल्यू 2/4 मतलब 1/2, यानी आंसर हो जाएगा 1:2। ऑप्शन चेक करो कौन सा है। अरे क्लियर हो गया? एक बार वापस देखो करना क्या है, आर की वैल्यू होती है रो एल बाई ए, समझ में आ रहा? आर जो है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, आर जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये फॉर्मूला लिखा रखा है हमने, आर बराबर रो एल बाई ए। अब यहाँ रो को सेम क्यों रखा है, क्योंकि दोनों तार ए और बी दोनों का क्या सेम है, पदार्थ सेम है। जब पदार्थ सेम हो जाएगा तो रो सेम हो जाता है, और लेंथ डबल दे रखी है, ए की लेंथ ए वाले वायर की लेंथ बी वाले वायर की डबल है, लिख दिया है मैंने, और ए वाले वायर का रेडियस बी वाले वायर के रेडियस का डबल है। जो रेडियस डबल हो जाता है तो एरिया 4 टाइम्स हो जाता है, ये हमने लिखवा दिया यहाँ। ये कैसे आया, स्क्वायर होगा, रेडियस का क्या करोगे स्क्वायर, तो 4 टाइम, ये वैल्यू आ जाती है यहाँ पर। ये वैल्यू आने के बाद में दोनों को हमने डिवाइड किया इक्वेशंस को, और ये फाइनल आंसर आ जाता है 1/2 यानी 1:2। अब एक बार आंसर को देखो कौन सा आंसर है इसमें से, 1:2 यानी कौन सा आंसर है, देखो एफ। अरे क्लियर हो रही है कि बात समझ में आ गई? ये आंसर हो गया अपना, और ये ऑप्शन हो गया इसका, बिल्कुल ठीक है, आंसर ये है। क्लियर हो गई बात? प्रश्न नंबर 3 पे आ जाओ फटाफट। प्रश्न नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि लेंज का नियम देता है। अब लेंज का नियम तो सबको पता है, लेंज का नियम क्या होता है भाई, लेंज का नियम ये कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसके अंदर जो धारा उत्पन्न होती है, उस धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वो अपने उत्पन्न होने के कारण का क्या करती है, विरोध करती है। समझ में आई बात? तो एक्चुअल में देखो, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण से ई का फॉर्मूला क्या था, ई मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये हो जाता है डी फाई अपॉन डी टी। यहां माइनस लगाते हैं हम, ये माइनस आता है ना लेंज के नियम से, ये लेंज के नियम से आता है। लेंज का नियम बताता क्या है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, ध्यान रखना, आपको याद होना चाहिए। और एक चीज ये भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई लूप है और इधर से आप एक चुंबक को पास में लेकर के आते हैं, तो नॉर्थ पोल इसका पास में आ रहा है, तो इस साइड करंट किधर बहेगा, ये डिपेंड करता है, ये करंट, इसमें करंट की डायरेक्शन कौन से रूल से निकलती है, ये तो लेंज के नियम से निकलती है। तो लेंज का नियम एक्चुअल में देता क्या है, क्या ये देता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, नहीं, प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिमाण होता है ना, वो निकलता है किससे, फैराडे के नियम से। ये होता है फैराडे का नियम, E = d phi अपॉन dt। ये जो मैग्नीट्यूड आएगा ना प्रेरित विद्युत वाहक बल का, ये आएगा फैराडे के नियम से, और दिशा आएगी किससे, प्रेरित धारा की दिशा आएगी। तो आंसर कौन सा हो गया इसका, ब या बी, जो भी लिखा हुआ है देख लेना इसको, ये ब हो गया। अब देखो प्रेरित धारा का परिमाण, धारा का परिमाण नहीं आता है, धारा के परिमाण को कौन नहीं बताता, लेंज का नियम। समझ में आया? धारा का परिमाण अगेन इसी फॉर्मूले से निकलेगा। अगर आप प्रेरित विद्युत वाहक बल को रेजिस्टेंस और करंट की फॉर्म में लिख दे तो यहां से करंट आ जाएगा। वो करंट भी किससे निकलेगा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से। प्रेरित धारा का परिमाण, परिमाण भी उसी से निकलेगा, ध्यान रखना।
तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? राइट आंसर हो गया बी। क्लियर है? ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। और सेकंड क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, सॉरी थर्ड क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड थर्ड, ये फोर्थ क्वेश्चन को देखो आप। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या होता है? चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति कौन होती है भाई? ये याद है ना, काई काई जाई जो भी बोलते हैं इसको, अपने हिसाब से देख लेना। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये आपको याद होना चाहिए, ऐसा कुछ लिखवाया था हमने, म्यू आर आता है, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई। अब ये तो रिलेशन है भाई, डेरिवेशन है, याद करना इसको। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? जो भी रिलेशन आ रहा है इसमें से कौन सा आ रहा है, ये वैल्यू हो जाएगी, देखो ये रहा आंसर। ठीक है, म्यू आर को क्या कर दोगे? म्यू आर -1। ठीक है, ये काई निकालना था ना इसमें, तो काई की वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू आर -1। ठीक है, म्यू आर कौन होता है यहाँ पर? म्यू आर होती है आपेक्षिक चुंबकशीलता, याद रखना। म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू अपॉन म्यू नॉट। क्लियर है? म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। निर्वात की चुंबकशीलता, ये किसी माध्यम की चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता में जब निर्वात की चुंबकशीलता का भाग दे देते हैं तो म्यू आर की वैल्यू आ जाती है। ये हो जाती है आपेक्षिक या रिलेटिव चुंबकशीलता। ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है यहाँ से, ये माइनस कर देंगे इसको। सिंपल डेरिवेशन है ये, तो इसमें ज़्यादा टाइम ना लगाते हो, आगे वाले पे बढ़िए। ये ऑप्शन हो गया कौन सा? ए। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। यदि म्यू नोट तथा एप्सिलॉन नोट क्रम से निर्वात की पारगम्यता, है ना, पारगम्यता या चुंबकशीलता, ये लिखो, और विद्युतशीलता, ये आपको पता ही एप्सिलॉन नोट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता, और ये चुंबकशीलता या चुंबकीय पारगम्यता। तो इसका रिलेशन ये है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग, अभी आपको आना चाहिए भाई, सिंपल फॉर्मूला है ये। अब ये फॉर्मूले में आपको याद होना चाहिए, सी स्क्वायर बराबर लिखते थे 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटू म्यू नोट। अब इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल रिलेशन है ये, सी बराबर 1 अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा? ये एप्सिलॉन नोट इंटू म्यू नोट। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा कौन सा वाला? ये हो जाएगा इसमें, ये लिखवा रखा है। ये कौन से चैप्टर में आता है? ये आता है EMW, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगे। कौन से चैप्टर में मिलेगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों वाले चैप्टर में। ठीक है, वह रिलेशंस के बीच में, डेरिवेशन के बीच में लिखवाए हैं ये चीजें। तो सिंपल फॉर्मूला बेस पर्सन है, इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, याद करना पड़ेगा फॉर्मूला आप। तो ये ऑप्शन हो गया, राइट आंसर हो गया बी इसका। नेक्स्ट देखो, ये 5 क्वेश्चन हो गए। 5 क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आवर्ती के म्यू आवर्ती के फोटोन का संवेग होगा। संवेग की आंसर आ जाएगा सी इसका, एच म्यू अपॉन सी। कैसे आएगा ये? लैम्डा बराबर क्या होता है? एच अपॉन पी। क्लियर है क्या? लैम्डा बराबर क्या होता है? एच अपॉन पी। अरे याद है क्या? लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, यहाँ से पी आ जाएगा, एच बराबर लैम्डा, और अब इसमें जो भी पुट करना है ना, और सी जी इक्वल्स टू क्या होता है? सी जी इक्वल्स टू होता है न्यू लैम्डा। तो यहाँ से 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू पुट करो, 1 बाई लैम्डा कितना हो जाएगा? यहाँ से 1 बाई लैम्डा का की वैल्यू हो जाएगी, कितना हो जाएगा? म्यू अपॉन सी। ठीक है, ये लैम्डा नीचे चला जाएगा, और म्यू के नीचे किसका भाग दे देंगे? सी का। 1 बाई लैम्डा की वैल्यू पुट करो, तो पी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? यहाँ लिख देते हैं, पी बराबर आ जाएगा अपने पास, ये 1 बाई लैम्डा की वैल्यू पुट करो, तो 1 बाई लैम्डा की वैल्यू जब पुट करोगे तो एच म्यू अपॉन सी आ जाएगी वैल्यू। कौन सा ऑप्शन है? सी। क्लियर हो रहा है कुछ? ये फॉर्मूला याद करो, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, ये हमने निकाला था संवेग, ये आइंस्टाइन इक्वेशन से आ जाती है वैल्यू इसकी, E इक्वल्स टू m इंटू सी स्क्वायर से, और E को मैं एच म्यू के बराबर पुट कर देते हैं, है ना। E बराबर क्या पुट कर देते हैं? एच न्यू, और इसी को हम बराबर पुट कर सकते हैं m इंटू सी स्क्वायर से, यहाँ से आ जाती है वैल्यू, और इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम m इंटू सी को। m इंटू सी को क्या बोलते हैं? P। P कौन है? संवेग, यही से रिलेशन निकल करके आता है, तो ये वैल्यू हो गई। ठीक है, अब निम्न में से कौन सा तत्व दाता शुद्धि है? तो दाता शुद्धि कौन हो जाए? दाता उसको कहते हैं जो पंच संयोजी तत्व होता है। कौन सा संयोजी? पंच संयोजी। ठीक है, अरे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों की संयोजकता क्या होती है? 4। जब इन 4 संयोजकता वाले तत्व से कोई पंच संयोजी तत्व जुड़ेगा ना, वही तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या फ्री इलेक्ट्रॉन किस में बचेगा? ये सेमीकंडक्टर है, 2 प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं, एन टाइप और दूसरा कौन सा होता है? पी टाइप। एन टाइप वालों में तो
इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है। पी वाले में कौन ज्यादा होता है? होल्स ज्यादा होते हैं। होल्स कब बनते हैं? जब आप त्रिसंयोजी तत्व जोड़ते हैं। त्रिसंयोजी तत्व जैसे एल्यूमिनियम, तो त्रिसंयोजी के अंदर क्या होता है? इसके अंदर +3 संयोजकता होती है, तो ये ग्राही अशुद्धि कहलाती है, दाता नहीं। तो जो भी 3 संयोजकता वाले होंगे उसको तो बोलेंगे ग्राही अशुद्धि, और जो पंच संयोजी जो भी अशुद्धियां होती है उनको बोल देते हैं दाता अशुद्धि। तो पंच संयोजी होता है ये पी, फास्फोरस। समझ में आया? फास्फोरस जो होता है वो पंच संयोजी तत्व होता है, और जो पंच संयोजी होगा वही दाता शुद्धि कहलाएगा। तो दाता शुद्धि ऑप्शन हो गया कौन सा वाला? फास्फोरस। फास्फोरस मतलब डी जो ऑप्शन आ रहा है, दे वाला। ये हो गए आपके 7 क्वेश्चन हो गए। 7 क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप फटाफट। प्रत्यावर्ती धारा के एक संपूर्ण चक्र में माध्य धारा का मान कितना होता है? अब ये वैल्यू हो जाएगी 0। देखो कैसे आया, देखिए इसको जरा। आई की वैल्यू क्या लिखते हैं हम? प्रत्यावर्ती धारा में कोई भी प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण ऐसी होगी, I बराबर IM sin ओमेगा टी। मैं सिंपल इक्वेशन ले लेता हूँ, है ना। फेज डिफरेंस भी 0 मान करके चल रहा है, मान लीजिए। अभी आपको याद है इसका जो है ना, हमने एवरेज निकाला था, एवरेज, आई एवरेज। अब पहले तो देखो ये डायग्राम में क्या है, ये इधर बना रहा हूं मैं, है ना। थोड़ा सा क्या करो, एक काम करिए, इसके अंदर देखो ये इस तरह का होता है पूरा, आपको याद होनी चाहिए वैल्यू। ये करंट ऐसे चलता है मान लीजिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट साइकिल हो गया, 0 से स्टार्ट करो, ये कितना हो गया? T/2। ये कितना हुआ? T। हाफ साइकिल पॉजिटिव और सेम हाफ साइकिल नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का जब आप एवरेज लेंगे तो ये वैसे भी 0 आएगा। क्लियर है? और किसी भी फंक्शन का आपको एवरेज लेना बताया ही था मैंने। कैसे करेंगे देखो, किसी भी फंक्शन का एवरेज कैसे लेंगे? आई एवरेज कैसे निकालोगे? ये वैल्यू आ जाएगी आई ऑफ डी टी, और नीचे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ठीक है। ये टाइम का इंटीग्रेशन। तो यहाँ आई एवरेज निकालते थे हम, या फंक्शन की वैल्यू रख देंगे आई बराबर IM sin ओमेगा टी, या लिखोगे डी टी, और नीचे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी करते थे 0 से लेकर कैपिटल टी तक। ये भी 0 से लेकर कैपिटल टी तक। इसको इंटीग्रेट जब करते थे तो ये तो पूरा टाइम के इक्वल आ जाता था, 1/t। अरे समझ में आ रही बात? और साइन ओमेगा टी, साइन फंक्शन का जो एवरेज होता है ना, 0 से कहाँ तक? टी तक। ये वैसे भी हमने निकाल रखा है, 0 आता है। आप इसका इंटीग्रेशन करो, लिमिट्स पुट करो, लास्ट वाली लिमिट टी पुट करो, इनसाइड वाली लिमिट जो है लोअर लिमिट 0 पुट करो। पुट करने के बाद ये वैल्यू 0 आ जाती है, याद करो। अदरवाइज ये तरीका बेस्ट है। देखो हाफ साइकिल पॉजिटिव, हाफ साइकिल नेगेटिव, इन कौन ओवरऑल कितना हो जाता है? ये 0 हो जाता है। अरे समझ में आई क्या बात? ये वैल्यू हो गई, तो कितना आंसर आएगा इसका? 0 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखो, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के टोरॉइड में 1000 फेरे हैं, इसमें 0.1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो टोरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। अब टोरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कैसे निकालोगे? क्या क्या दे रखा है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, और 1000 फेरे दे रखे हैं, तो आपको त्रिज्या दे रखी है और फेरों की संख्या दे रखी है। इसमें धारा प्रवाहित हो रही है कितनी? 0.1 एम्पियर। तो टोरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो टोरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या आ जाएगा? बी बराबर क्या होता है? बी बराबर हो जाएगा म्यू नोट एन आई। देखो बी बराबर आ जाता है म्यू नोट एन आई, ठीक है। अब करंट की वैल्यू बताओ, देख कितनी दे रखी है। ये टोरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है भाई, याद करो इसको। म्यू नोट इंटू एन आई। एन कौन है? एन होता है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। अब एकांक लंबाई में फेरों की संख्या निकालने के लिए टोटल फेरों की संख्या पता होनी चाहिए और टोटल लंबाई पता होनी चाहिए। टोटल फेरों की संख्या प्रश्न के अंदर कितनी दे रखी है भाई? प्रश्न के अंदर दे रखी है 1000, करंट दे रखा है 0.1, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो ये हो गया 1000, और अब इसकी लंबाई निकाल लो, वो 2 पाई आर के बराबर आ जाएगी। आर की वैल्यू पुट करो, आर की वैल्यू पुट करेंगे। देखो आर कितना दे रखा है प्रश्न के अंदर? देखो 10 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। 1000 बटे 2 पाई इंटू 10 सेंटीमीटर, 10 गुणा 10 की पावर -2 मीटर में कन्वर्ट कर लेना। ये छोटे एन की वैल्यू आएगी। आई दे रखा है प्रश्न के अंदर, ध्यान से देखिए 0.1 एम्पियर। इसमें आई की वैल्यू पुट करो, आई बराबर 0.1 एम्पियर हो गया ये, ठीक है। बस इसमें वैल्यू पुट करनी है अपने को। म्यू नोट अपॉन 4 पाई कितना होता है? 10⁻⁻7। सॉल्व कर लेंगे इसको आगे।
कैसे हो जाएगा ये, आगे देखो। अब वैल्यू क्या करना, क्या है इसमें, b बराबर आ जाएगा म्यू नोट की वैल्यू कितनी हो गई 10⁻⁻⁴ पाई, और मल्टीप्लाई करोगे म्यू नोट एन आई, एन छोटा है ये रहा 1000 बटे 2 पाई इंटू, ये सोल्व करो 10⁻⁻2 और ये माइनस का 10 माइनस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 1, और आई की वैल्यू कितनी थी 0.1, इसको सोल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, सिंपल पर्सन है। अरे समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन आप करना है इसकी, क्या आएगा ये आंसर, कैलकुलेशन छोटा एन निकालना है। छोटा एन कैसे आएगा, बड़े एन में लंबाई का भाग लगेगा, और लंबाई निकालने के लिए क्या चाहिए परिधि, और परिधि निकालने के लिए क्या चाहिए त्रिज्या, इसीलिए दे रखी है ये 10 सेंटीमीटर। कर लेंगे आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर हो गया, 10 नंबर प्रश्न को देखो, 10 नंबर क्वेश्चन, अच्छा ये 9 क्वेश्चन हो गए ऑब्जेक्टिव है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न को देखो, किसी बिंदु आवेश के कारण अनंत पर विभव, अनंत पर विभव सबको पता है कितना मानते हैं 0, याद रखना। और वैसे भी हमने निकाल रखा है, देखो कैसे करते हैं, v बराबर क्या होता है KQ/R, जब R की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, समझ में आ रहा है। और वैसे भी किसी चार्ज का इन्फिनिटी तक कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक, ये एम्पियर इंटू मीटर इनवर्स होता है ना, याद करना पड़ेगा। B इक्वल्स टू क्या होता है, याद है क्या, B इक्वल्स टू होता है म्यू इंटू एच, या म्यू नोट इंटू एच की वैल्यू क्या आ जाएगी B/म्यू, ये होता है H चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। H कौन होता है, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, ये H का मात्रक होता है एम्पियर मीटर इनवर्स। समझ में आई बात, सिंपल प्रश्न है। तो ये एम्पियर मीटर इनवर्स होगा, यहाँ एम्पियर मीटर इनवर्स। प्रेरण भट्टी आपको पता ही है, ये वो भट्टी होती है जिसके अंदर मेटल्स को शुद्ध किया जाता है, गर्म किया जाता है। इनको गर्म करने के लिए एडी करंट्स यूज में लिए जाते हैं। एडी करंट कौन होते हैं, एडी करंट कहते हैं भंवर धाराओं को। यह आपने पढ़ रखा है, जब भी किसी मेटल के पीस को आप परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के अंदर से गुजारेंगे बार बार, तो उसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाती हैं, भंवर धाराएं। और भंवर धाराएं उस मेटल के पीस को क्या करती हैं, गर्म करती हैं। और गर्म करने पर हम एक ऐसी भट्टी बना लेते हैं जो इस सिद्धांत पर काम करती है। इस सिद्धांत में भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं मेटल के अंदर। अयस्क के शुद्धिकरण का काम करती है ये भट्टी, प्रेरण भट्टी। और प्रेरण भट्टी में मेटल शुद्ध कैसे होंगी, पिघलाई जाती हैं, पिघलाने के बाद में उनको किया जाता है। तो पिघलाने के लिए जो हीट उत्पन्न होती है ना, वो एडी करंट के कारण उत्पन्न होती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एडी करंट के कारण उसमें क्या जनरेट हो जाती है, हीट जनरेट हो जाती है। और एडी करंट्स कब जनरेट होती है, या तो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र हो, उसमें कोई मेटल का पीस रखा हुआ हो, या कोई फिक्स मैग्नेट हो, दो ऐसे, जैसे इस तरह के दो मैग्नेट हो, इस तरह के दो मैग्नेट। ये डायग्राम आपने बनाया भी था, उसमें नोट्स में बनवा रखा आपको, इस तरह का कोई डायग्राम बनवाया होगा, याद करिए। और इसमें ये मेटल का पीस होगा ऐसे, ये मेटल का पीस ऐसे एंटर करता है, फिर ये इधर से बाहर आ जाता है। इसमें समझ में आ रहा है कुछ, ये ऐसे ऐसे चक्कर काटता है इसके अंदर पेंडुलम की तरह, क्योंकि मैग्नेट्स स्टेशनरी हैं। ये नॉर्थ पोल, ये कौन सा पोल, साउथ पोल, इधर से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। तो जब ये इसके अंदर बार बार ऐसे चक्कर लगाएगा ना, तो चक्कर लगाने के कारण इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होते हैं। तो जब इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होंगे तो इसके अंदर क्या जनरेट होंगी, भंवर धाराएं। बताया था आपको, याद करिए। जब ये इधर आएगा तो इसके अंदर करंट की डायरेक्शन कुछ और होगी, और जब ये वापस जाने लगेगा, बाहर निकलने लगे, तो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। ये जब अंदर की तरफ जाएगा तो इसको रोकने का प्रयास किया जाएगा, ताकि ये किसके बीच में ना जाए, इन मैग्नेट्स के बीच में ना जाए। और मैग्नेट्स के बीच में नहीं जाए तो ये सिरा नॉर्थ बनना चाहिए, सॉरी साउथ बनना चाहिए। देखो साउथ वाला साउथ को रिपेल करेगा और नॉर्थ वाला नॉर्थ को रिपेल करेगा, तो ये वाला सिरा साउथ बनना चाहिए, तो इस तरह करंट जाना चाहिए। तो इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे इस तरह हो जाएगी, है ना। मेटल के पीस में इस तरह से करंट फ्लो करेगा जब ये इनसाइड एंटर कर रहा है। जब ये बाहर जा रहा है तो बाहर जाने से रोकना पड़ेगा, तो ये सिरा अपने को क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्थ बनाना पड़ेगा। नॉर्थ बनाना पड़ेगा तो करंट ऐसा हो जाएगा, ऐसा का मतलब ये अब करंट ऐसे जाएगा। तो करंट लगातार इसमें चेंजेस होता रहता है, हीटअप हो जाता है, और इन्हीं को भंवर धाराएं कहते हैं। इस हीट का क्या यूज में लिया जाता है, मेटल को या अयस्क को शुद्ध करने के लिए। आ गई क्या बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ये हो गया। प्रेरण भट्टी कौन से सिद्धांत पे काम करती है, एडी करंट। एडी करंट को क्या कहते हैं रे हिंदी में,
भंवर धाराएं, कौन सी धाराएं? भंवर धाराएं, एडी करंट को कहते हैं इंग्लिश में, तो यहाँ लिख लेना भंवर धाराएं। ध्रुवण ही वह घटना है जो यह बताती है कि प्रकाश की तरंग, और प्रकाश की तरंगे और ध्वनि तरंगों में अंतर पता है ना अपने को? प्रकाश की तरंगे और ध्वनि तरंगे। प्रकाश की जो तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। अनुप्रस्थ का मतलब इनके अंदर जो कंपन होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। जैसे ये तरंग संचरण की दिशा हो गई, ऐसे कंपन होते हैं इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से कंपन होंगे, और इनके परपेंडिकुलर ऐसे भी होते रहेंगे इस साइड, चारों तरफ देखोगे तो। ये तो हो गई प्रकाश की तरंगे। ध्वनि तरंगों में कंपन आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा देते हैं ध्वनि तरंगे, तो कौन सी क्लास में पढ़ा देते हैं? 9th क्लास में ध्वनि तरंगे पढ़ा देते हैं भाई, है ना। एक आदमी जब ऐसे बोलेगा तो मुंह से हवा निकलती है, आगे वाली एयर को ऐसे कंप्रेस करती है, संपीडन विरलन ऐसे। तो इसमें कंपन कैसे हुआ? ऐसे ऐसे, और ये इसी दिशा में आगे ध्वनि बढ़ रही है और इसी दिशा में कंपन हो रहा है। तो ये जो इस तरह के कंपन होते हैं ना, जो तरंग संचरण की दिशा में ही होते हैं, ऐसी तरंगों को कौन सी तरंगे कहते हैं? अनुदैर्घ्य। कौन सी तरंगे कहते हैं? अनुदैर्घ्य। तो ये आपको याद करना है। ध्रुवण होता है ये। ध्रुवण ही वह घटना है जो यह बताती है कि प्रकाश तरंगे कौन सी प्रकृति की हैं। यहाँ लिखेंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की हैं। ट्रांसवर्ज नेचर होता है इनका, ध्यान रखना, है ना। ये रहा, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ट्रांसवर्ज नेचर होता है, ठीक है। ट्रांसवर्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ। और ये एडी करंट को क्या बोलते हैं? भंवर धाराएं। ध्यान रखना, ये मीटर इनवर्स है। ये हो गया आपके 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा था ये। पहले 9 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव हो गए, सेकंड क्वेश्चन के 4 पोर्शन हो गए। चारों पोर्शंस में खाली स्थान आएगा, वो आपको भरना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरे क्वेश्चन के अंदर। अब तीसरे क्वेश्चन के अंदर ये देखो, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के मध्य संबंध लिखा हुआ है ये, ठीक है। क्लियर है क्या बात? E इज इक्वल टू, देखो ग्रेड V, ग्रेडियंट लिखवाया था मैंने, ये भी आपको पता होना चाहिए। V इज इक्वल टू होता है माइनस का E डॉट डी आर, एक ही बात है। तो ये आ जाएगी V की वैल्यू, यहाँ से E निकल जाएगा। E बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन डी आर, याद रखो, डी आर है रे ये, ठीक है। और इसी को ग्रेडियंट बोल देते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। पोटेंशियल में चेंज विद रेस्पेक्ट टू आर, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। लिखवा रखा आपके नोट्स में, नेगेटिव होता है ये, और इसको वेक्टर फॉर्म में भी आना चाहिए आपको ये, ठीक है। इसमें क्या करोगे? एक्स का काम आएगा तो यहाँ dx कर दोगे। देखो, अगर विद्युत क्षेत्र जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो 3 डायरेक्शंस में वैल्यू लिखी जा सकती है इसकी, एक्स वाई और जेड में। तो Ex कैसे लिखोगे? Ex बराबर आ जाएगा माइनस का dv अपॉन dx। यहाँ आर की जगह क्या कर दोगे रे? dx कर दोगे, वेक्टर लगा दो। तो Ex वेक्टर की वैल्यू यहाँ x डायरेक्शन में है, तो यहाँ i कैप लगा दो। अरे समझ में आया क्या? अब ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको तीनों वैल्यूज में ये। अब इसके लिए लिखो, देखो Ey के लिए, Ey वेक्टर आ जाएगा माइनस का डेल वी, सॉरी dv अपॉन डी वाई लिख दो यहाँ पर, और यहाँ क्या लिखो? जे कैप। ऐसे ही आपको Ez लिखना होगा। Ez वेक्टर बराबर आ जाएगा माइनस का dv अपॉन, यहाँ लिखोगे dz, और आगे लिखोगे क्या? k कैप। अब आप इनकी वैल्यूज ऐड कर सकते हैं बस। इधर देखो, एक नया इसके अंदर देखो, इधर देखो, ये वैल्यू क्या आई? Ex की वैल्यू क्या आई? माइनस का dv अपॉन dx आई कैप वेक्टर फॉर्म में, और Ey की वैल्यू क्या आई? माइनस का dv अपॉन dy जे कैप। Ez की वैल्यू क्या आई? वेक्टर लगाओ इस पर, ये माइनस का dv अपॉन dz, ये लिखोगे k कैप। अब आपको पता है ये E वेक्टर क्या होता है? E वेक्टर क्या होना चाहिए? देखो, Ex आई कैप, ठीक है क्या, और Ey जे कैप, और यहाँ लिखोगे Ez के कैप। अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में तो, और अलग अलग है तो अलग अलग जोड़ दोगे तीनों को। तो कुल मिलाकर E की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का dv अपॉन dx आई कैप, प्लस का dv अपॉन dy जे कैप, प्लस माइनस लगाओ इन पे, सब तो माइनस में है वैल्यूज। अरे समझ में आया? माइनस आएगा यहाँ, क्या आएगा यहाँ पर? माइनस, ठीक है। यहाँ लिखो माइनस का dv अपॉन dz के कैप। अब सब में कॉमन ले लो इनमें, E बराबर माइनस का क्या आ जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगी d अपॉन डी एक्स ऑफ आई कैप, और प्लस का लिखेंगे d अपॉन
डी वाई ऑफ जे कैप प्लस का डी अपॉन डी जेड ऑफ के कैप, और इसको लिख देंगे क्या, वी। इसी को तो बोलते हैं डेल ऑपरेटर, लेकिन वो डेल की फॉर्म में होता है, ऐसे पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको बोल देते हैं डेल ऑपरेटर। तो ये भी लिखा जाता है कई बार, ई बराबर ये लिखते हैं, ई बराबर माइनस का डेल संकारक माइनस लगा करके और आगे लगा देते हैं वी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, एक ही बात है सारी रिलेशन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा, समांतर पट्टिका का नामांकित चित्र बनाए। समांतर पट्टिका संधारित्र होगा रे ये। ठीक है, क्या होना चाहिए, संधारित्र है ये, समांतर पट्टिका संधारित्र कैपेसिटर का नामांकित चित्र। अब आपको इसमें पता ही है, दो प्लेटें होती हैं आमने सामने, एक पर तो पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा यहाँ इनसाइड, और एक पर यहाँ क्या पाया जाएगा, नेगेटिव चार्ज। बाहर वाले चार्जेस आपको पता ही है जीरो हो जाते हैं। ठीक है, और दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डी। ये दे रखी है वैल्यू, ये पॉजिटिव चार्ज है ऊपर वाली प्लेट पर और ये नेगेटिव चार्ज है दूसरी वाली प्लेट पर, दोनों की डिस्टेंस डी हो गई। और इनके बीच में पॉजिटिव से किधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, प्लस से नीचे की ओर। ये वैल्यू अपने को आती है, कैसे आई थी, ये दोनों को ऐड कर देंगे, पॉजिटिव प्लेट के कारण और नेगेटिव प्लेट के कारण दोनों को ऐड करोगे, क्योंकि डायरेक्शन क्या है दोनों की, सेम। ये नीचे की तरफ डायरेक्शन मिल जाएगी आपको। और एजेस पे देखो, ये एजेस पे ऐसे देखो, अंदर तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई अंदर तो, है ना, यहाँ ऐसे मिलने को देखने को मिलेंगी ये इस तरह से एजेस पे। ये सिंपल डायग्राम है, डायग्राम ही बनाना था बस इसमें। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, प्रतिरोधकता के एक तार को खींचकर लंबाई दुगनी कर दे तो इसकी प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता रो है ना, ये लैम्डा नहीं है। ठीक है, क्या है ये, रो है ये प्रतिरोधकता। तो रो प्रतिरोधकता के तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दें तो इसकी प्रतिरोधकता क्या होगी। अब आपको पता होना चाहिए भाई, प्रतिरोधकता जो है ना वो केवल और केवल पदार्थ पे निर्भर करती है। प्रतिरोधकता केवल पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करती है, बाकी किसी चीज पे निर्भर करती ही नहीं। कॉपर ले लो थोड़ा सा, अब वो थोड़ा सा ले लो चाहे ज्यादा ले लो, प्रतिरोधकता तो सेम रहेगी। अब चाहे इसको पीट कर चद्दर बना दो, चाहे इसको पीट कर तार बना दो, कुछ भी बना दो इसका, अब कॉपर है तो कॉपर ही है वो, और कॉपर है तो प्रतिरोधकता फिक्स है। अब चाहे उसका एल लंबाई का तार बनाओ और चाहे 2L लंबाई का बनाओ, लंबाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लाइन आपको नोट्स में लिखवा रखी है मैंने, नोट्स के अंदर ये लाइन स्टार लगवा के लिखवा रखी है कि केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और किसी चीज पे, ये लिखी हुई लाइन भाई। प्रतिरोधकता केवल पदार्थ पर निर्भर करती है, लंबाई पर नहीं, अतः कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर देखो, इसमें मेलस का नियम क्या होता है। मेलस का नियम इंटेंसिटी से रिलेटेड है, तीव्रता से रिलेटेड है ना, आपको बता रखा है। एक तो ध्रुवक होगा, एक विश्लेषक होगा, है ना, ये याद होना चाहिए थोड़ा सा। मेलस का नियम देखो इसके अंदर, है ना, इस तरह से मान लीजिए इधर से कोई लाइट आ रही है, आई इसकी रेज की, और ये हम बना देते हैं इधर से, ये तो हो गया मान लीजिए ध्रुवक, और ये दूसरा तल हो गया, ये मान लीजिए ये तो बिल्कुल ऊपर की साइड है, और अगर विश्लेषक मैं इसको बनाऊं, ये वर्टिकल एक्सेस हो गई, और ये जो हमारा हो गया ये कौन हो गया, ये ध्रुवक की एक्सेस हो गई, ये सॉरी विश्लेषक की। और इनके बीच में यदि एंगल थीटा है, ये वर्टिकल लाइन, इसमें एंगल यदि थीटा है ना, तो इधर से लाइट जो एंटर करेगी, इधर से जो लाइट एंटर, इनके बीच में जो आई निकलता है लास्ट में, वो आई बराबर हो जाएगा I0 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ध्रुवक और विश्लेषक के अंदर ये मेलस का नियम होता है, यानी ध्रुवक और विश्लेषक की अक्षों के मध्य एंगल के या कोण की कोज्या के वर्ग के स्क्वायर होता है ये, है ना। तीव्रता जो होती है वो समानुपाती होती है कोस स्क्वायर थीटा के। जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो इसकी जगह आ जाएगा I0 cos स्क्वायर थीटा, या थीटा कौन होता है, ध्रुवक एवं विश्लेषक के मध्य कोण। और इसका नियम मैंने लैंग्वेज में लिखवा रखा है कि जो निर्गत तरंग होगी उसकी तीव्रता जो होगी वो ध्रुवक तथा विश्लेषक के मध्य कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है, और ये I0 आ जाएगा। I0 जो है वो इनिशियल इंटेंसिटी होती है जो शुरुआत में एंटर कर रही है।
तो ये लिखवा रखा है आपको मेलस का नियम, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है क्या, ये मेलस का नियम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये पृथ्वी तल के किस स्थान पर नति कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो ये अपने को पता है ध्रुवों पर नति एवं नमन कोण कितना होता है, 90 डिग्री। भाई नति और नमन कोण पता है ना अपने को, जैसे अर्थ हो गई और अपने को क्या करना है इसके ऊपर, जैसे ये अर्थ हो गई, अर्थ के ऊपर किसी भी जगह पर ऐसे मैग्नेट को लटकाएंगे, ये कोई मैग्नेट है, ये ऐसे लटका दिया हमने, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस से जितना भी एंगल बनाएगा उसी को नति एवं नमन कोण कहते हैं। अगर ये ऐसे है बिल्कुल पैरेलल, अर्थ की हॉरिजॉन्टल के बिल्कुल पैरेलल है, तो ये 0 डिग्री का एंगल माना जाता है। और यदि मान लीजिए ये ऐसे लटका हुआ है, इस तरह से मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक निडल हमने बनाई हुई थी, कि मान लीजिए ये ऐसे लटका हुआ है, तो ये हॉरिजॉन्टल से जितना भी एंगल बना रहा है ना, ये वाला एंगल, इसी को नति एवं नमन कोण कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे, पोल्स का मतलब जैसे ये ऐसे हो गया, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल की तरफ जाते ही ये जो निडल होगी ना, मैग्नेटिक निडल, इसका नॉर्थ वाला पोल बिल्कुल इसके वर्टिकल हो जाता है ऐसे। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको, ऐसी हो जाती है वैल्यू। तो ये एंगल कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री, ध्यान रखेंगे। तो ध्रुवों के ऊपर ध्यान रखना, ध्रुवों के ऊपर नति एवं नमन कोण की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चित्र में वर्णित स्थिति के लिए संधारित्र की ध्रुवता की प्रागुक्ति कीजिए। प्रागुक्ति का मतलब होता है प्रेडिक्ट करना। कुल मिलाकर प्रश्न समझ में आना चाहिए कि अपने को यह बताना है कि संधारित्र की दोनों प्लेटें ए और बी में से किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किसके ऊपर नेगेटिव आएगा। यानी ए पर पॉजिटिव है या ए पर नेगेटिव है या फिर बी पर पॉजिटिव है नेगेटिव, कौन सा चार्ज आएगा वो आपको पता करना है। इसको पता करने का सिंपल कॉन्सेप्ट देखो, सबसे पहले तो ये देखो एरो जो है ना, ये बता रहा है कि ये जो मैग्नेट है ये इस कोयल की तरफ जा रहा है और ये वाला मैग्नेट भी कोयल की तरफ जा रहा है। तो देखो ये साउथ पोल जब इस कोयल की तरफ आएगा, तो ये साउथ पोल जब इधर आएगा तो लेंज के नियम के अकॉर्डिंग इस कोयल के अंदर प्रेरित विद्युत धारा बहने लगेगी और वो जो धारा होगी वो अपने उत्पन्न होने के कारण का क्या करेगी, विरोध करेगी। तो अगर ये साउथ पोल इसके पास में आता है तो ये जो ऐसे वर्टिकल ऐसे कोयल हो गई, और इधर से अगर साउथ पोल आ रहा है तो इसके सामने ये वाला जो एरिया है ना, ये इस साइड से ये भी नॉर्थ बनना चाहिए, सॉरी साउथ बनना चाहिए। तो अगर ये साउथ बनेगा ऐसे, तो ये करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी इसमें। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। तो अगर करंट ऐसा होगा तो सिंपल सी बात है, जब करंट ऐसा होगा इधर, यानी करंट ऐसा होना चाहिए, इस साइड से ऐसे करिए, करंट की डायरेक्शन है। और अगर करंट ऐसा है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किधर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो होता है वो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जाने चाहिए ऐसे। और अगर इस वाली प्लेट से जब करंट नहीं बह रहा था तो दोनों न्यूट्रल थी, तो ऊपर वाली प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल कर नीचे प्लेट की तरफ आ रहे हैं, तो जिस प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉनों की कमी होने से उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अरे समझ में आया क्या आपको, ये चीज समझ में आनी चाहिए। इधर देखो ये ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर है ये, और अपने को यहाँ 2 प्लेट लगी हुई है, इधर से अगर साउथ पोल आएगा तो ये साउथ बनेगा ऐसा, बस इतनी सी बात है। यानी करंट ऐसे बहना चाहिए इसमें, ये प्रेरित विद्युत धारा है, और प्रेरित विद्युत धारा की दिशा अगर ऐसी है तो अगर धारा इधर है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है मतलब ये इस वाली प्लेट से निकल के आया होगा इलेक्ट्रॉन, इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा इधर आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की विपरीत दिशा में धारा बहती है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिंपल सी बात है, अब लिखा हुआ होगा देखो इधर। तो कुल मिलाकर देखो धारा की दिशा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, अतः ए जो है वो पॉजिटिव होगा और बी जो है वो नेगेटिव। बी नेगेटिव कैसे हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल कर कौन सी वाली प्लेट पे जाकर के इकट्ठे हो रहे, बी वाली प्लेट पे जाकर के इकट्ठे हो रहे, इसलिए बी पॉजिटिव हो जाए, सॉरी बी नेगेटिव हो जाएगी और ए क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न विकिरणों को आवर्ती के बढ़ते क्रम में लिखिए। भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उनके अंदर लिखवा रखा है, सबसे ज्यादा तो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, रेडियो तरंगों की, और जिनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उनकी जो आवृत्ति होगी वो सबसे कम हो जाएगी, ये आपने पहले ही पढ़ रखा है। तो वेवलेंथ जिसकी ज्यादा होगी आवृत्ति कम हो जाएगी, तो ये सीक्वेंस आपको दे रखा है। सबसे कम आवृत्ति किसकी हो जाएगी, रेडियो तरंगों की। रेडियो तरंगों के बाद में देखो दूसरी तरंगे आती हैं, ये सूक्ष्म तरंगे, पैराबैंगनी तरंगे, और लास्ट में जो हमने पढ़ी थी, टेबल बनाई थी, ऊपर हम रेडियो तरंगों से स्टार्ट करते हैं और लास्ट के अंदर हम एक्स किरणें पढ़ते हैं, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं हम इसको। ये वेवलेंथ सबसे ज्यादा, ये वेवलेंथ सबसे कम, तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी। अरे क्लियर हो रही है कि बात, है ना। C इक्वल्स टू क्या होता है,
एफ लैम्डा, ये इस पे डिपेंड करता है। अगर देखो सबकी सबसे ज्यादा अगर आवृत्ति होगी तो वेवलेंथ सबसे कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि सी तो सेम रहना, ये सही रहेगा सबके लिए। तो ये सीक्वेंस आपको समझ में आ रहा है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो तरंगों की, फिर सूक्ष्म तरंगे, पैराबैंगनी तरंगे और एक्स किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है। इस प्रश्न के अंदर देखो, चित्र में दर्शाए तार्किक द्वार की सत्यता सारणी या सत्यमान भी बोल सकते बा, और सत्यता सारणी लिखी है। अब सत्यता सारणी को इंग्लिश में कहते हैं ट्रुथ टेबल। ध्यान रखना, सबसे पहले तो गेट का पता करो कौन सा गेट है ना। अगर ये केवल ऐसा होता, अगर ये केवल ऐसा होता, यानी ये कुछ इस तरह का होता है बस, तो ये गेट कौन सा होता, एंड गेट। लेकिन यहाँ पर देखो ये इस तरह से लगा हुआ है, तो ध्यान रखना ये बन गया नैंड गेट। और ये इधर से इनपुट ए हो गया, जो इनपुट दे रहे हैं, ये इधर से इनपुट बी हो गया। तो या तो देखो ए और बी, देखो बूलियन अलजेब्रा के अंदर जो इनपुट होगा या तो 0 होगा या 1 होगा, ये आपको पता है। क्लियर है क्या बात? यानी या तो ऑन या ऑफ। ऑफ का मतलब कितना इनपुट हो गया 0, और ऑन का मतलब इनपुट कितना हो गया 1, बस यही वैल्यू है इसके अंदर। अब इसके अंदर आपको पता होना चाहिए वाई की वैल्यू जो आएगी ना, ये नैंड गेट, कौन सा गेट है, नैंड गेट। अब नैंड गेट के अंदर जो वाई आउटपुट मिलेगा ना, ये आउटपुट की वैल्यू होती है ए डॉट बी का बार। तो टेबल बनानी है, अब इसके अंदर ए की कुछ वैल्यूज लेनी है रैंडमली अपने हिसाब से, बी की वैल्यूज लेनी है उसके रेस्पेक्ट में, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, एक तरह से मल्टीपल ही है ये, और मल्टीप्लाई करने के बाद उल्टा करना है, उल्टा करने का मतलब बार करना है, वो इसका आंसर आ जाएगा। तो करोगे क्या, देखो कुल मिलाकर अपने को ये ध्यान रखना है, इसके अंदर 0 और मान लीजिए ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है, तो एंड गेट के अंदर क्या होता है, ए डॉट बी जो होता है ना, वो एक्चुअल में 0 और 1 का मल्टीप्लीकेशन होता है कुल मिलाकर। तो ये 0 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना आ जाएगा, ये 0। ये बीजगणित जो होता है उसके अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लीकेशन होता है, जो बूलियन अलजेब्रा के अंदर इस तरह से डिनोट किया जाता है। ये क्लियर है? अब इसकी ट्रूथ टेबल देखो कैसे बनेगी। ट्रूथ टेबल के अंदर सबसे पहले देखो ए की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं और बी की वैल्यू भी 0 ले लेते हैं, यानी ए वाले पर भी इनपुट 0 और बी वाले पर भी इनपुट 0, यानी या तो 0 होता है या 1 होता है। तो दोनों कंडीशंस में 0 ले लिया, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, और 0 का बार यानी उल्टा करना है। तो और 0 के अलावा जो अगर उल्टा करोगे तो 0 के रेस्पेक्ट में उल्टी वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि या तो इसमें 0 होता है या 1 होता है, तो इसके रिवर्स में वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये ए डॉट बी का बार लगा हुआ है, ध्यान रखना। ऐसे ही देखो 0 इंटू 1 0, 0 का रिवर्स 1 हो जाएगा। ऐसे 1 इंटू 0 0, 0 का रिवर्स कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और 1 इंटू 1 ये 1 होता है, 1 का रिवर्स करोगे वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये बन गई इसकी ट्रूथ टेबल, जिसको कहते हैं सत्यता सारणी। सिंपल है, ध्यान रखना, ये नैंड गेट। क्लियर हो गई बात? गेट पढ़ रखे हैं आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, विद्युत धारा एवं गतिशीलता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। अब सबसे पहली बात तो देखो, विद्युत धारा और गतिशीलता, गतिशीलता का फॉर्मूला आना चाहिए आपको। Vd बराबर होता है म्यू इंटू ई। अब Vd कौन होता है यहाँ, Vd होता है अपवहन वेग या चाल भी बोल सकते हैं, और E होता है विद्युत क्षेत्र। E कौन होता है, विद्युत क्षेत्र। Vd अपॉन E का जो रेशियो होता है वो म्यू के बराबर होता है। म्यू होती है गतिशीलता, ध्यान रखना। म्यू कौन होता है, गतिशीलता। म्यू हो गया गतिशीलता। Vd बराबर यदि म्यू ही होगा, आई का फॉर्मूला आना चाहिए अपने को। आई की वैल्यू क्या हो गई, आई बराबर होता है NEA Vd। या एन कौन है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई कौन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ए कौन है, तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और Vd है अपवहन वेग। ये आई का फॉर्मूला हो गया। अब इस आई के फॉर्मूले में अपने को कुछ भी नहीं करना, ये वैल्यू पुट करनी है। देखो आई के नीचे ये Vd की वैल्यू पुट करो, इसमें ये वैल्यू आ जाएगी म्यू ई, और म्यू ई के बाद में इसको डिवाइड कर दो, NEA हमने नीचे भेज दिया। इसको भेजने के बाद में ये वैल्यू क्या बन जाती है, आ गई वैल्यू। कुल मिलाकर आई बराबर आ जाएगा NEA म्यू इंटू ई। समझ में आई के बाद? ये हो गया आपका रिलेशन दोनों के बीच में। दो फॉर्मूले याद रखने, Vd बराबर होता है म्यू इंटू ई, और ये आई बराबर होता है NEA Vd। दोनों की वैल्यू पुट कर दो इसमें, इससे अपने को म्यू मिलेगा और इससे अपने को धारा मिलेगी, ये रिलेशन आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है बिल्कुल। चलो आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, संलग्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ में प्रतिरोध X का परिमाण ज्ञात कीजिए, जबकि 5 ओम प्रतिरोध में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अब ये समझ में आना चाहिए आपको, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ध्यान रखना। ये संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है भाई। कौन सा ब्रिज है, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। ये है अपना संतुलित WSB
व्हीट स्टोन ब्रिज, संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज आपने तो ऐसा पढ़ाया था सर, ये तो ऐसा होता। अरे शेप चेंज होने से ब्रिज चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। क्लियर हो रही है क्या बात? ऐसा लिखवाया होगा हमने आपको। और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ बैटरी लगा देते हैं। इस वाली आर्म में हम क्या लगाते थे? गैल्वेनोमीटर। अब बस इतनी सी बात है, इस वाले वायर को ऐसा ना रखकर इसको सीधा कर दिया, ये रहा। अरे समझ में आया? ये ऐसा नहीं है, बस सीधा हो गया, एक ही बात और क्या है। तो ये वाला ये रहा एक्स, और ये 18 ओम इधर रहा, और ये 2 ओम इधर आया, और ये 6 ओम इधर आ गया, और बीच में गैल्वेनोमीटर की जगह क्या लगा रखा है इन्होंने? 5 ओम। बस इतनी सी बात हो रही क्या ही। अब अगर ये खुद ही कह रहा है कि 5 ओम में धारा नहीं बह रही है, 5 ओम में धारा नहीं बह रही है, तभी तो ये संतुलित अवस्था में होगा व्हीट स्टोन ब्रिज। और व्हीट स्टोन ब्रिज यदि संतुलित अवस्था में होता है तो अपने को पता है R1/R2 ये बराबर होता है R3/R4। सिंपल सी बात है। और अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दोगे, ये हो गया अपना R1। R1 की जगह क्या पुट करोगे? X। R2 की जगह क्या पुट करोगे? 18 ओम। और R3 की जगह क्या पुट करोगे? 2 ओम। और R4 की जगह क्या पुट करोगे? 6 ओम। अब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे, सिंपल है बिल्कुल। कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा? ये देखो 36 18, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6, ये 6 ओम आंसर आ जाएगा। यानी जो एक्स लगा हुआ है वो कितना ओम का होगा? 6 ओम का होगा। संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज है। सिंपल पर्सन। नेक्स्ट पर्सन पे आ जाओ। एक श्रेणीबद्ध RLC या LCR एक ही बात है। AC परिपथ में शक्ति गुणांक का व्यंजन प्राप्त कीजिए। अब हाल पहले से पता है आपको, शक्ति गुणांक को cos फाई से डिनोट करते हैं, और cos फाई की वैल्यू क्या होती है? P एवरेज बटे P वर्चुअल, ये पता ही है अपने को। आभासी, ये हो गई आभासी शक्ति, ये हो गई औसत शक्ति। औसत शक्ति बटे आभासी शक्ति का जो अनुपात होता है वो पावर फैक्टर के बराबर होता है, यानी cos फाई। पावर फैक्टर कौन होता है? शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक जो होता है वो होता है cos फाई के बराबर। cos फाई की वैल्यू होती है औसत शक्ति बटे वर्चुअल शक्ति, ये ध्यान रखना है। और अब ये निकलता कैसे है? देखो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर VI। तो AC परिपथ में जो आपको वोल्टता दे रखी है और जो धारा दे रखी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब ये V बराबर क्या हो जाएगा? VM sin ओमेगा टी। I बराबर कौन होता है? IM sin ओमेगा टी माइनस फाई। भाई ये हमने खुद लिया है इसको, इसमें फेज डिफरेंस हमने कितना लिया है? फाई का कलांतर। दोनों को मल्टीप्लाई करो, P बराबर आ जाएगा VI VM IM sin ओमेगा टी sin ओमेगा टी माइनस फाई। अब ये आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए साइन C और साइन D वाला, उससे आता है ये आपको याद करना है। साइन C साइन D ये बराबर होता है cos C माइनस D, और दूसरा होता है वैल्यू क्या आएगी इसमें? cos C प्लस D वाला। ये फॉर्मूला आता है, ये याद करना है। इसी को जोड़ करके बनाया हमने ये वैल्यू। और यहाँ दो आ रहा है ना साइन C में, ये सबके नीचे डिवाइड हो जाएगा 1/2 क्लियर है? इसी फॉर्मूले के आधार पर बनेगी। तो ये बन जाएगा देखो साइन C, ये बन जाएगा साइन D, और इसी फॉर्मूले को यूज में लेकर के बनाया हमने साइन C माइनस साइन D। तो ओमेगा टी में से जब आप, ये हो गया C, ये हो गया D, तो ओमेगा टी में से ओमेगा टी माइनस ऑफ फाई करोगे तो प्लस फाई आ जाएगा। ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, ये cos फाई बचेगा, तो cos फाई हो गई वैल्यू। VM IM मल्टीप्लाई चल ही रहे हैं, और ये 1/2 नीचे जाएगा ही जाएगा। तो ये 1/2 यहाँ से आया है, VM IM cos फाई यहाँ से आया है। माइनस का चिन्ह लगाओगे 1/2 VM IM, और दूसरा क्या बनेगा? cos C प्लस D। दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद में देखो ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, तो ये 2 ओमेगा टी माइनस का फाई। अब इसका अपने को करना है एवरेज। अब एवरेज अपने को पता है, कोस फंक्शन और चाहे साइन फंक्शन हो, सबका एक 0 से लेकर के टी तक एवरेज कितना होता है? 0। अरे टी इज इक्वल टू 0 से कैपिटल टी तक इनका एवरेज कितना होता है? 0। तो कॉस फंक्शन का भी एवरेज 0 हो जाएगा। सॉरी, ये तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता। अरे जो टाइम पे डिपेंड करेगा उसी का तो होगा। कोस 2 ओमेगा टी वाला जो फंक्शन है, इसका 0 से लेकर के टी तक का जब आप औसत लोगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। मैंने बता रखा है साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन 0 से लेकर कैपिटल टी तक इनका एवरेज 0 होता है, और ये टाइम पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो इसका तो आप एवरेज क्या आएगा? कुछ भी नहीं, यही आएगा। तो देखो आप, ये एवरेज तो आपने 0 पुट कर दिया, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाती है? 0, और इसके बाद में ये बच जाता अपने पास, तो ये पी एवरेज आ गया। अब पी एवरेज कितना आया? 1/2 VM IM इंटू कॉस फाई। ध्यान रखना, पी एवरेज कितना आया? 1/2 VM IM इंटू कॉस फाई। आगे क्या करना है? इस 2 को जो है ना रूट दो करके लिखो। देखो नेक्स्ट देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं? इस 2 को लिख रहा हूं रूट दो। अबे दिख तो रहा है ना, ये VM/√2 है ये, और ये IM/√2।
और ये वैल्यू लिखी हुई है cos फाई, ये सब जीरो हो गया। अब ये देखो Vm अपॉन रूट 2 को लिख देंगे Vrms, अपने को बताइए Vrms कितना होता है, Vm अपॉन रूट 2, और ये Im अपॉन रूट 2 को लिख दोगे Irms, तो ये वैल्यू आ जाएगी P एवरेज, ये बराबर आ जाएगा Vrms, ये आ जाएगा Irms, और ये cos फाई। समझ में आया? तो देखो अब आपने को क्या करना है, Vrms इंटू Irms को बोलते हैं हम आभासी शक्ति। कौन सी शक्ति? आभासी शक्ति। इसको हम लिख देते हैं P वर्चुअल, और ये हमने पुट कर दिया। देखो Irms इंटू Vrms बराबर आएगा P वर्चुअल, और ये पुट करने के बाद में देखो P एवरेज में हम किसका भाग दे देंगे, P वर्चुअल का, ये आ जाएगा cos फाई। समझ में आई बात? ये यहां से आती है वैल्यू। तो औसत शक्ति बटे आभासी शक्ति का जो अनुपात होता है वो पावर फैक्टर के बराबर होता है। अब देखो एक तरीका और है इसको फाइंड आउट करने का, फेजर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फेजर से cos फाई कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो इसके अंदर फेजर आपने पढ़ा था। देखो अगर ये आपको याद होना चाहिए, ये है मान लीजिए रेजिस्टेंस, और ये था टोटल यानी Z, और इधर से आता था अपना XL माइनस XC ये वैल्यू, और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल करके ये वैल्यू हो गई अपनी XL माइनस XC, और ये वैल्यू हो गई फाई। तो यदि यहां से अपने को cos फाई, सबसे पहले तो देखो ये पता पड़ना चाहिए था कि cos फाई को ही तो शक्ति गुणांक कहते हैं। cos फाई को कौन सा गुणांक कहते हैं? शक्ति गुणांक। अब आप शक्ति गुणांक की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं फेजर आरेख से। ये कौन सा आरेख है? फेजर। अब फेजर से मैं cos फाई अगर निकालना चाहता हूं तो cos फाई की वैल्यू आ जाएगी आधार बटे कर्ण। आधार कितना हुआ इसका? R, और कर्ण कितना हुआ? Z, तो R में Z का भाग दे दो, ये cos फाई आ गया। यानी RLC LCR, LCR परिपथ में जो प्रतिरोध लगाया गया है, प्रतिरोध में किसका भाग देना है? प्रतिबाधा का। ध्यान रखना ये टोटल प्रतिबाधा है। और XL कौन होता है? प्रेरकीय प्रतिघात। XC कौन होता है? धारितीय प्रतिघात। तो ये R अपॉन Z की वैल्यू आ जाएगी cos फाई के बराबर। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न देखो। ये नेक्स्ट प्रश्न देखो अब क्वेश्चन नंबर 7। एक प्रकाश बल्ब और एक सरल कुंडली प्रेरक एक कुंजी सहित चित्र में दर्शाए गए हैं, एक स्रोत से जोड़े गए हैं। स्विच को बंद कर दिया गया है। स्विच को बंद करने के बाद में कुछ समय पश्चात एक लोहे की छड़ प्रेरक कुंडली के अंदर प्रविष्ट करवाते हैं। प्रविष्ट कराते समय प्रकाश बल्ब की चमक बढ़ती है या घटती है, आपको बताना है, या फिर अपरिवर्तित रहती है। कुल मिलाकर समझ में आइए, प्रेरक है, ये ऐसा एक प्रेरक है, और प्रेरक अंदर से अभी खाली है। जब हम एक लोहे की रोड को इस प्रेरक के अंदर ऐसे इंसर्ट करेंगे, तो इसके इंसर्ट करने से इसका प्रेरकत्व बढ़ जाता है। इसका प्रेरकत्व बढ़ जाता है, L की वैल्यू बढ़ जाती है, और L की वैल्यू बढ़ने से इसके ऊपर विभवांतर बढ़ जाता है या विभव पतन बढ़ जाता है। इसका विभव पतन बढ़ेगा, विभव पतन बढ़ जाएगा। अब आप एक बात बताइए, जो सोर्स आपने लगाया है उसमें से पहले मान लीजिए L के ऊपर कोई वोल्टेज आ रहा था V, और बल्ब के ऊपर कोई वोल्टेज आ रहा था V डैश। अब यदि बाहर से मेटल की रोड इसमें इंसर्ट करने से यदि इसका L बढ़ जाता है, तो L बढ़ने से तो इसका विद्युत वाहक बल, इस पर जो विभवांतर होगा वो भी बढ़ना चाहिए। E इज इक्वल टू क्या होता है? LdI अपॉन dt। L के बढ़ने से इसका विभव पतन बढ़ना चाहिए। तो बैटरी के टोटल वोल्टेज में से इसके ऊपर वोल्टेज ज्यादा खर्च होने लगेगा। किसके ऊपर? प्रेरक पर। तो किसके ऊपर खर्च होने वाला वोल्टेज घटेगा? बल्ब पर। और बल्ब पर लगने वाला यदि वोल्टेज घट जाता है, तो वोल्टेज घटेगा तो सिंपल सी बात है, यदि वोल्टेज ही कम दोगे बल्ब को तो चमक घट जाएगी, चमक घटेगी। समझ में आ गई बात? तो ये ऑप्शन हो गया, इसमें बढ़ती है, नहीं बढ़ती है, क्या होती है? घटती है, और अपरिवर्तित भी नहीं रहेगी, ध्यान रखना। क्लियर हो गया? लिख रखी 4 लाइनें, पढ़ो इनको। चमक घट जाती है क्योंकि लोहे की छड़ को प्रेरक कुंडली में प्रवेश कराने पर प्रेरक में विद्युत ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है। की बात है, विद्युत ऊर्जा खर्च होगी क्योंकि पोटेंशियल बढ़ जाता है इसका, तथा कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है, प्रेरकत्व का मान बढ़ जाता है, बल्ब पर वोल्ट तक कम हो जाती है। सिंपल सी बात है, जब इसके प्रेरकत्व बढ़ेगा तो इस पर वोल्टेज बढ़ेगा, और जो वोल्टेज बढ़ेगा उतना डाउन हो जाएगा इसका, तो चमक घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
प्रकाशिक तंतु में प्रकाश के संचरण को नामांकित चित्र द्वारा दर्शाया। प्रकाशिक तंतु आपको पढ़ाया था, रे ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर होता है ना, किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी के चैप्टर के अंदर एक फिनोमिना होता है जिसका नाम होता है TIR। TIR का मतलब होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित युक्ति है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। होता क्या है, इसके अंदर दो प्रकार के सिग्नल होते हैं। देखो, एक सिग्नल होता है ऑडियो सिग्नल, ऑडियो का मतलब श्रव्य, और दूसरा होता है दृश्य। दो प्रकार के सिग्नल होते हैं, ऑडियो और वीडियो। ऑडियो सिग्नल को कहते हैं श्रव्य सिग्नल या संकेत, और दूसरा होता है दृश्य संकेत। दृश्य संकेत और श्रव्य संकेतों को बहुत उच्च स्पीड के ऊपर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए एक युक्ति उपयोग में ली जाती है जिसको कहते हैं प्रकाशिक तंतु। सबसे पहली बात, ये उच्च क्वालिटी के क्वार्ट्ज से बनता है। किससे बनता है? क्वार्ट्ज से। कौन से सिद्धांत पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। सर ये कैसे काम करता है? ये फाइबर टाइप केबल होती है, ये आपको पहले भी बता रखी चीजें। ये ऑप्टिकल फाइबर की केबल यूज में आती है। BSNL, जियो, बहुत सारी कंपनियों ने ऑप्टिकल फाइबर की केबल लगा रखी है। होता क्या है, कितनी बड़ी मोटी केबल होती है और इस केबल के अंदर बारीक बारीक पतले पतले फाइबर टाइप वायर्स निकल रहे हैं, ऐसा देखा होगा आपने। ये जो पतली पतले बारीक फाइबर्स होते हैं ना, यही प्रकाशिक तंतु होते हैं। और इसके अंदर होता क्या है, अब एक प्रकाशिक तंतु का स्ट्रक्चर हमने बना रखा है। प्रकाशिक तंतु के अंदर ये जो बाहर वाला जो पोर्शन होता है, ये जो मैंने कलर फिल किया है इसके अंदर, इस बाहर वाले पोर्शन को कहते हैं अधिपट्टन। क्या कहते हैं? अधिपट्टन। इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको क्लैडिंग कहते हैं, क्लैडिंग को ही हिंदी में अधिपट्टन कहते हैं भाई, ध्यान रखना। क्लियर हो गई बात? और ये जो अंदर का पार्ट होता है इसको कहते हैं क्रोड। क्रोड यानी कोर। होता क्या है, इसके अंदर इधर से, अब देखो अंदर का पूरा पार्ट ये सॉलिड है, ध्यान रखना, इनसाइड भी सॉलिड है, आउटसाइड भी सॉलिड है। अंदर का क्रोड का पदार्थ अलग होता है, क्लैडिंग का पदार्थ अलग होता है, दोनों अपवर्तनांक अलग अलग होता है। अब करते क्या है इसमें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किधर जानी चाहिए? विरल माध्यम की ओर। जब वो सघन से विरल की ओर जा रही होगी और वो क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर जब आपतित होगी, तो वो दूसरे माध्यम में जाने की बजाय उसी माध्यम में वापस आ जाएगी। ये इसमें भी यही होता है। देखो, अब ये केबल है, अब इस केबल के अंदर ये कोई ऑडियो या वीडियो सिग्नल आ रहा है, ये इधर से सिग्नल आता है। अब ये केबल यहां से स्टार्ट हो गई, ये केबल में एंटर करता है। एंटर करने के बाद ये नॉर्मल हो गया। अब ये अपने पथ को चेंज करके थोड़ा सा ऐसे चला जाता है इधर, और ये यहां पर टकराता है। टकराने के बाद में ये दूसरा मटेरियल आ गया। अब होता क्या है, ये है सघन माध्यम और ये है विरल माध्यम। यानी इसको बनाते टाइम इस तरह बनाया जाता है कि अधिपट्टन का तो जो अपवर्तनांक है वो कम होना चाहिए, और जो क्रोड है उसका अपवर्तनांक ज्यादा होना चाहिए। तो N2 की वैल्यू ज्यादा होती है, N1 की वैल्यू कम होती है। लिखा हुआ होगा इसमें कहीं ना कहीं, ये रहा, N2 की वैल्यू ज्यादा होती है, N1 की वैल्यू कम होती है। जब ये इधर से लाइट आएगी और ये आपतित कोण जो होगा ना इसका, वो क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा, ये थीटा C से ज्यादा होगी वैल्यू, और ये कोण से ज्यादा कोण पर जब टकराएगी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, ये वापस बाहर नहीं जाएगी। और लगातार इसका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यहां टकराई पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर यहां टकराएगी वापस से पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और ये बहुत उच्च चाल से चलती हुई बाहर निकल जाएगी। तो इसके ऊपर स्पीड में सिंपल तार होता है, उसकी स्पीड में बहुत अंतर होता है। वायर के अंदर यदि आप संकेत भेजते हो ऑडियो और वीडियो, तो इसमें तो जैसे कॉपर का वायर, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स के किसी तार में बहने की एक लिमिट होती है, वो प्रकाश की तो नहीं चल सकता है। प्रकाश जिस स्पीड से जा रहा है ये उस स्पीड से तो नहीं जा सकता है। तो यही वजह है कि इन वाले वायरों के अंदर इंटरनेट की स्पीड कम आती है, और जो ये ऑप्टिकल फाइबर होता है इसके अंदर इंटरनेट की स्पीड ज्यादा आती है। लिखा हुआ है प्रकाशिक तंतु उच्च गुणवत्ता के किससे बनाया जाता है? क्वार्ट्ज से बना होता है। क्रोड का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, जबकि क्लैडिंग अधिपट्टन का अपवर्तनांक कम होता है। नेक्स्ट देखो इसी के अंदर, और जैसे कि ध्वनि एवं ध्वनि संकेत हो गए और दृश्य संकेत हो गए, तंतु में प्रवेश करते हैं, मैंने बता दिया सघन से विरल माध्यम में जाते हैं। आपतन कोण जो वो क्रांतिक कोण से अधिक होता है, इसलिए लगातार पूर्ण परावर्तित होते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9। एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में
30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस को रखा गया है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी याद कीजिए। अब आपको संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र पता होना चाहिए। जब एक से ज्यादा लेंसेस को जोड़ते हैं तो 1/f बराबर आ जाता है 1/f1 प्लस 1/f2, ये याद रखना। अब आप पहले वाले को देखो, f1 की वैल्यू दे रखी है आपको प्लस का 20 सेंटीमीटर और आपको f2 की वैल्यू दे रखी है माइनस का 30 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब 1/f बराबर इसमें पुट करो 1/20 1/30, दोनों को जोड़िए 3 माइनस 2 बराबर 60 आ जाएगा। 1/60 इसको रिवर्स करिए, f की वैल्यू पॉजिटिव 60 आ जाएगी। सिंपल है। लेंसों का संयोजन हमने पढ़ा था, लेंसों के संयोजन में हमने पढ़ रखी है बातें कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अब चक्कर इसमें ये माइनस क्यों ले लिया? कौन से लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? उत्तल की। कौन से की धनात्मक होती है? सॉरी, कौन से लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल की। और कौन से की ऋणात्मक होती है? उत्तल की। अरे ये तो किसके लिए है? अवतल के लिए। ये किसके लिए है? उत्तल के लिए। दोनों को जोड़ दिया, ये कॉम्बिनेशन के लिए होता है। ये आंसर आ जाएगा। सिंपल प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। दो पारदर्शी माध्यमों की सीमा पर जब अध्रुवित प्रकाश एक विशेष कोण IB पर आपतित होता है, IB को कहते हैं कोण, एक ही बात। तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, तो सिद्ध कीजिए ऐसा होता है। अब एक तो ये समझ में आना चाहिए, ये ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की एक विधि होती है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके अंदर जब ऐसे लाइट डाली जाती है ना तो वो ध्रुवित हो जाती है। होगा क्या? एक विशेष एंगल होता है जिसको यहाँ चलो P की बजाय B भी लिख सकते हैं। ये हमने लिख दिया। कौन सा एंगल है? IB। आपतन कोण जितना होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। और ये कंडीशन है, इसमें ये एंगल हमेशा कितने डिग्री रहता है? 90 डिग्री। ये तो है अपवर्तित प्रकाश, सॉरी हाँ, अपवर्तित प्रकाश की किरण। ये है अपवर्तित प्रकाश की किरण और ये है परावर्तित प्रकाश की किरण। परावर्तित प्रकाश की किरण होना क्या चाहिए इसके अंदर? ये वाला एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अब ये एंगल यदि 90 डिग्री हो रहा है तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर R की जो वैल्यू आएगी ना वो अपने आप, यानी R कौन है? जो ये वाला कौन है? R। ये जो R आएगा ये 90 माइनस IP के बराबर आएगा। कैलकुलेशन समझ में आ रही है क्या? ये 180 हो गया। अरे ये टोटल कितना हो गया? 180। IB को जोड़ो, 90 को जोड़ो और R को जोड़ो, ये किसके बराबर आएगा? 180 के बराबर। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो R बराबर आ जाएगा 90 माइनस IB। क्लियर? ये वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस IB। अब आपको पता ही है N की वैल्यू क्या होती है? अपवर्तनांक होता है N बराबर साइन I बटे साइन R। साइन R। अब I की जगह कौन है? IB और R की जगह आप पुट कर दो। N बराबर आ जाएगा साइन IB बटे पुट करोगे साइन R। R की वैल्यू अभी लिखी थी हमने, ये 90 माइनस IB, तो आ जाएगा 90 माइनस IB। ये कौन सा नियम होता है? स्नेल का नियम, अपवर्तन का सेकंड रूल है ये। अब ये साइन 90 माइनस IB कौन हो जाएगा? कोस IB। और साइन IB बटे कोस IB कौन होता है? टेन IB। तो यही तो पुट करना था। और अपवर्तनांक को म्यू भी लिख देते हैं, तो ये म्यू अपवर्तनांक है, म्यू बराबर N भी हो सकता है, ध्यान रखना। ये आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो, 10 नंबर पे हो गया। 11 पे आ जाओ। व्यतिगण प्रतिरूप में प्रकाश की अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात दे रखा है 4:1। तो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहली बात तो प्रश्न के अंदर I मैक्सिमम और I मिनिमम, ध्यान से देखिए, प्रकाश की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 4:1 है। यानी आपको I मैक्सिमम बटे I मिनिमम दे रखा है। I मैक्सिमम और I मिनिमम की वैल्यू दे रखी है और ये होती है √I1 प्लस √I2 और ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू लिखोगे नीचे √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, और ये कितना दे रखा है? 4:1। क्लियर हो गई क्या बात? बोथ साइड वर्गमूल ले लो इसका। क्लियर है क्या? बोथ साइड वर्गमूल लोगे तो देखो इसका स्क्वायर है, इसको हटाओ और ये 2:1। बोथ साइड वर्गमूल लेने पर ये वैल्यू हो जाएगी √I1 प्लस √I2, और नीचे लिखोगे √I1 प्लस माइनस और √I2, और ये वैल्यू हो जाएगी 2:1। योगांतर अनुपात, ऊपर दोनों का योग, नीचे दोनों का अंतर। ऊपर दोनों का योग कैसे करोगे? ऊपर दोनों के योग में करोगे तो दोनों को जोड़ देंगे, नीचे दोनों का अंतर कर देंगे। ऊपर जब दोनों को जोड़ोगे तो देखो ये I2 में से I2, ये I2 में ये माइनस का I2 जुड़ेगा, तो A2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 √I1,
और नीचे दोनों को घटाना होता है। ऊपर वाले में से इसको घटाओ तो ये माइनस का माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो आ जाएगी √2√i2। ठीक है, और ऊपर दोनों का योग करोगे तो ऊपर 2 + 1 और नीचे आएगा 2 - 1। 2 और 1 कितने होते हैं 3, तो ये वैल्यू नहीं आएगी फाइनली। इधर देखो ये वैल्यू आ जाएगी अपनी 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगी वैल्यू, और 2 से 2 कैंसिल आउट होने के बाद में √i1/√i2 और ये आ जाएगा 2 और 1 3/1, इसका स्क्वायर ले लो वही आंसर है बस। तो i1/i2 कितना आ जाएगा मेरे पास में 9/1। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न आ जाए। प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिगणना में निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। देली आवृत्ति वो मिनिमम आवृत्ति होती है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन स्टार्ट हो जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर किसी धातु पर गिरने वाले प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके ऊपर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना देखने को मिलती, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उसी को कहते हैं देहली आवृत्ति। सिंपल डेफिनेशन लिख रखी है, पढ़ें इसको। देहली आवृत्ति क्या होती है? आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रेक्षित होती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। निरोधी विभव कौन होता है? यह प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर आपने पढ़ रखा है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर आपने पढ़ा होगा, ये तो ट्यूब हो गई इस तरह की, और इस ट्यूब के अंदर एक तरफ तो लगा रहता है इमीटर उत्सर्जक और एक तरफ लगा रहता है संग्राहक। क्या बोलते हैं इसको? संग्राहक। संग्राहक पर नेगेटिव लगाना है ताकि इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को रोका जा सके। समझ में आया कुछ? तो ऋणात्मक विभव का वह मान जो कहां लगाया जाएगा? संग्राहक पर। ऋणात्मक विभव का वह मान जो प्रकाश विद्युत धारा के मान को 0 कर दे। इसके अंदर ये जो धारा बहती है कौन सी धारा है? प्रकाश विद्युत धारा। कौन सी? प्रकाश विद्युत धारा। तो ऋणात्मक विभव का वह मान जो प्रकाश विद्युत धारा के मान को 0 कर देता है उसको कहते हैं निरोधी विभव। तो इसके अंदर ध्यान से देखो, ये निरोधी विभव की डेफिनेशन। एनोड बोलेंगे भाई उसको, संग्राहक। एनोड के ऋणात्मक विभव का वह मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है, निरोधी विभव कहलाता है। सिंपल। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या आएगा? प्रश्न नंबर 13, समान विभवांतर से त्वरित प्रोटॉन तथा अल्फा कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात करो। अब सबसे पहली बात तो देखो, लैम्डा बराबर होता है h अपॉन, ये लैम्डा का फॉर्मूला हो जाएगा h/√2m⁴v। प्रश्न क्या कह रहा है? समान विभव से त्वरित है, तो अल्फा कण का भी, और देखो एक कण प्रोटॉन दूसरा अल्फा कण। अब सबसे पहली बात तो प्रोटॉन और अल्फा कण में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एक चीज याद करो, अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है ना, वो 4 गुना होता है प्रोटॉन। ये देखिए इधर। और अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। दो चीजें याद होनी चाहिए। और ये लैम्डा का फॉर्मूला होता है, लैम्डा बराबर होता है h/p। p होता है वहां पर संवेग, p हमने चेंज कर रखा है पोटेंशियल की फॉर्म में। क्लियर हो गई बात? जब आपको डिवाइड करोगे, देखो लैम्डा p में आप किसका भाग दे दो? एक को p बना दो, तो p बनाओगे तो यहाँ प्रोटॉन का द्रव्यमान हो जाएगा और प्रोटॉन पर आवेश हो जाएगा। अल्फा करोगे तो यहाँ अल्फा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? प्रोटॉन पर अल्फा पर आवेश हो जाएगा। तो लैम्डा p में यदि आप लैम्डा अल्फा का भाग दो तो ये वैल्यू आ जाएगी h/√2mp⁴p, और ये v पोटेंशियल दोनों का सेम है, और ये वैल्यू आ जाएगी 2m⁴α इंटू में v बट्टे में क्या करोगे h। लिखा हुआ है इसमें, अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको वापस से लिख रहा हूं इसमें। अब दोनों को डिवाइड करो, देखो h से h कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, मास का रेशियो और वोल्टेज से वोल्टेज कैंसिल आउट हो रहा है। तो ओवरऑल ये अंडर रूट में क्या आएगा? लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा बराबर आ जाएगा m⁴q⁴ बटे में mp/qp। अब यहाँ अल्फा की वैल्यू ये पुट करनी है, ये आवेश पुट करना है। तो जैसे ही पुट करोगे देखो ये m⁴ जो होगा 4 गुना होगा और q⁴ होगा वो 2 गुना होगा। तो ऊपर 4 गुना 2 आएगा, नीचे mp से mp कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 गुना 2 जैसे ही आप करोगे, ये लैम्डा p है और ये लैम्डा अल्फा है। 4 गुना 2 कितना होता है? 8। इसको लिख देंगे 2√2, यही आंसर है इसका। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर प्रतिरूप की तीनों संकल्पनाएं लिखिए। अब बोर की पहली संकल्पना आपको पता ही है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन
विकिरण उत्सर्जित नहीं करते। आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले कूलाम बल से मिलता है। अरे आपको पता ही है कि जब भी कोई भी वस्तु एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाएगी तो उसको एक अभिकेंद्रीय बल तो चाहिए। तो ये तो हो गया कौन, यहां मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये तो हो गया अपना नाभिक जेडी और ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो बोर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, निश्चित कक्षाएं होती हैं, और जब ये चक्कर लगाता है तो इसके अंदर ये जो अभिकेंद्रीय बल चाहिए इसको चक्कर लगाने के लिए वो नाभिक में उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन पर लगाता है, और वो कूलाम बल से इसको कौन सा बल मिल जाता है, अभिकेंद्रीय बल, और ये इसको मिल जाएगी। ये हो गया दूसरा। वो लिखिए, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनके अंदर उनका कोणीय संवेग NH/2 पाई के बराबर होता है। याद करो, यानी H/2 पाई का पूर्ण गुणज। n कौन है, पूर्णांक, n कौन है, पूर्णांक, और mvr कौन होता है, ये तो आपको पता ही है। mvr होता है कौन सा संवेग, कोणीय संवेग। r होती है उस कक्षा की त्रिज्या जिस कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। v होता है इलेक्ट्रॉन का वेग, m हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो mvr की जो वैल्यू है वो H/2 पाई का पूर्ण गुणज होनी चाहिए, यानी mvr बराबर NH/2 पाई होना चाहिए। यहां जो n होता है वो एक क्या होता है, पूर्णांक होता है। ये इसकी दो संकल्पनाएं हो गई। तीसरी के अंदर देखो, किसी स्थायी कक्षा के लिए परमाणु की ऊर्जा निश्चित होती है। इलेक्ट्रॉन के एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण के दौरान फोटोन के रूप में ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित होती है। अब ये आपको पता होना चाहिए, बता रखी है वैल्यू आप चीजें आपको। हाइड्रोजन की बात करो, ये नाभिक हो गया, पहली कक्षा हो गई, दूसरी कक्षा हो गई, ये n बराबर 1, ये n बराबर 2। अब ये क्या कहना चाहता है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से 2 में जाएगा, यानी उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर रहा है, तो ये फोटोन्स के रूप में ऊर्जा अवशोषित करेगा। और दूसरी बात ये क्या कहना चाह रहा है कि यदि n बराबर 3 से ये n बराबर 2 की तरफ लोअर एनर्जी लेवल में संक्रमित होता है तो भी फोटोन के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो फोटोनों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होगी, यानी E3 माइनस E2। E3 इलेक्ट्रॉन की तीसरी ऊर्जा स्तर में ऊर्जा है और E2 जो है वो दूसरे ऊर्जा स्तर में ऊर्जा है। तो ये E3 माइनस E2 जो होता है ये hν के बराबर होता है। और hν कौन होती है, फोटोन की ऊर्जा। ये किसकी ऊर्जा होती है, फोटोन की ऊर्जा। ध्यान रखना इस चीज को। ये है बोर की तृतीय परिकल्पना, यानी ऊर्जा अवशोषित करेगा यदि कोई परमाणु तो वो भी फोटोनों के रूप में, और यदि ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो वो भी फोटोनों के रूप में। और ये इक्वेशन आ जाती है यहां से। ये हो गई बोर की तीसरी परिकल्पना। अब आप नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाइए, प्रश्न नंबर 15। अब इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु में अंतरतम इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या दे रखी है आपको। अंतरतम का मतलब लोवेस्ट एनर्जी लेवल, यानी n बराबर 1। अरे समझ में आएगा, अंतरतम मतलब लोवेस्ट, और n बराबर 1 यानी कौन से कोश की त्रिज्या है, ये प्रथम क्वांटम संख्या, यानी n बराबर 1 के लिए यानी R1 है। और इसकी त्रिज्या दे रखी है आपको 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 मीटर। तो कक्षा n बराबर 2 की त्रिज्या ज्ञात करो। 2 और 3 दोनों की ज्ञात करनी है त्रिज्याएं। क्लियर है क्या? तो यहां से आप 2 और 3 की त्रिज्याएं आराम से निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो आपको यह पता होना चाहिए, r जो होता है वो होता है 0.529 n स्क्वायर, यानी हाइड्रोजन के लिए Rn हो गया भाई, nवें कोश की त्रिज्या ना, nवें कोश की त्रिज्या Rn है। तो Rn समानुपाती होता है n स्क्वायर के। अब यदि आप n की जगह 1 पुट करोगे तो R1, और R1 बराबर R1 बटे R2 का यदि आप रेशियो लेना चाहते हो तो वैल्यू आ जाएगी N1 का स्क्वायर बटे N2 का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले से आप जो आपको निकालनी वो निकाल सकते हैं। अब आपको R1 दिया गया है तो R1 मतलब N1 मतलब 1 और N2 मतलब 2, तो ये आप पुट करना है इसमें। अब ये वैल्यू दे रखी है, R1 की वैल्यू आपको दे रखी है R1 बटे N1 का स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर है, ये दे रखी है वैल्यू यहाँ पर, तो ये R1 बटे N1 स्क्वायर, R2 बटे N2 स्क्वायर, ये वैल्यू निकाल लो। R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो मल्टीप्लाई करो यहाँ से। R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, N1 स्क्वायर इसमें डिवाइड हो जाएगा। R2 की वैल्यू आ जाएगी R1 इंटू N2 का स्क्वायर, तो N2 का स्क्वायर पुट कर दिया, ये किसका स्क्वायर है,
2 का स्क्वायर। अरे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके R2 निकाल लो। R2 कितना आ जाएगा, ये R2 है, ये R1 है, ये N1 का स्क्वायर है, ये N2 का स्क्वायर है। R2 की वैल्यू आ जाएगी, देखो R2 की वैल्यू के लिए N2 का क्या करोगे स्क्वायर, ये तो N2 का स्क्वायर है, और ये R1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये R1 है, और बटे में N1 आएगा, तो N1 की तो वैल्यू ही 1 होती है। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, R2 बराबर आ जाएगा 21.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 मीटर, यही आंसर है इसका। इसी प्रकार से आपको R3 निकालना होगा। R3 निकालने के लिए वही R1 बटे N1 का स्क्वायर, और यहाँ अब 2 की जगह 3 कर दो, R3 बटे 3 का स्क्वायर। अब R3 निकालना है, वज्र गुणा करो, R1 को 3 के स्क्वायर से गुणा करो और N1 से मल्टीप्लाई करो। N1 की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। R3 निकालोगे तो R1 मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे। क्लियर है क्या? अरे समझ में आई बात? ये वैल्यू आ जाएगी, तो यहां से ये वैल्यू आ जाती है, ये 5.1, ये 1 का स्क्वायर है, 12 नहीं है, ध्यान रखना, 1 का स्क्वायर है ना, ये 1 ये रहा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये R1 मल्टीप्लाई बाय 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये वैल्यू आ जाएगी R3 की। मल्टीप्लाई कर देना, 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 गुणा ये 9। क्लियर है? जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगी वैल्यू 47.7, ये ध्यान रखना, 47.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 मीटर आंसर आएगा इसका। क्लियर है? नेक्स्ट पर्सन पे आ जाओ। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए। गाउस के नियम द्वारा किसी एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार के सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब ये आपको पता है विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। जैसे ये भी कोई पृष्ठ है, ये कोई सरफेस हो गई, ऐसे जो फ्लक्स गुजरता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती है, इन्हीं को फ्लक्स कहते हैं। जितनी ज्यादा लाइनें जाता है, डिफाइन कैसे करते हैं कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये वो सरफेस है, और ये इसका ds वेक्टर है, वेक्टर जिसको कहते हैं, ये है एरिया वेक्टर। क्लियर है? और ये ई वेक्टर से कितनी डिग्री का कोण बनाता है? थीटा। तो फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds, ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट होता है, ds वेक्टर के बराबर होता है। ये फ्लक्स की डेफिनेशन हो गई। फ्लक्स के बाद में हम इसमें क्या निकालना था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है अनंत विस्तार के तार के कारण। अब सबसे बड़ी बात देखो, इसके अंदर अनंत विस्तार का तार लिया है मैंने, एक अनंत लंबाई का तार ले रखा है, अनंत लंबाई का तार, और इस तार के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, और ये गाउसियन पृष्ठ लिया है मैंने, ये रहा, ये गाउसियन पृष्ठ ले रखा है। ये गाउसियन पृष्ठ जो है ना, ये बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ, इसके ऊपर एक एरिया ये लिया है, एक छोटा सा क्षेत्रफल ये लिया है, इस वाले को S3 बोला है, और ये अल्पांश है तो ds बोला है इसको। एक एरिया ये लिया, इसका एरिया वेक्टर ऊपर है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रखी है, ये ई वेक्टर की डायरेक्शन है सबके लिए। क्लियर हो रही है बात? और ये एल वेक्टर लंबाई है ये, और ये ds वेक्टर नीचे की तरफ आएगा। इसके अंदर वो क्या रहा है, देखो ये हम क्या करेंगे, डेरिवेशन सिंपल, बिल्कुल गाउस का नियम लगाएंगे। गाउस का नियम लगाने के लिए ही तो हमने ये बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ लिया है, और लैम्डा जो है वो इसका रेखीय आवेश, तो एल लंबाई का तार हो गया। क्यों? क्योंकि हमने जो गाउसियन पृष्ठ लिया है ना, वो लिमिटेड लिया है, और वो एल लंबाई का लिया है। तो एल लंबाई का जो बेलन है ना, इस बेलन के अंदर कितना आवेश आएगा वो निकालोगे आप। क्यों? तो ये सिग्मा क्यू की वैल्यू यहाँ लिख रखी है, देखो सिग्मा क्यू बराबर क्या आएगा, लैम्डा इनटू एल। अपने को गाउस का नियम लगाना है। गाउस का नियम ये कहता है कि ई डॉट ds जो होगा ना, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ये गाउस का नियम है, और इस गाउस के नियम कितने भागों में डिवाइड कर देंगे? 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। ये अपने को 3 सरफेसेस के लिए लगाना है, अभी तो ये पूरी गाउसियन पृष्ठ कंप्लीट होगा। ऊपर वाले का नाम हमने S1 दिया है, ये हमने S3 दिया है, और ये हमने S2 दिया है। इसको आप डिवाइड कर दोगे 3 जगह, ये S1 के लिए, ये S2 के लिए, ये S3 के लिए, और आप लिख दोगे ई डॉट ds प्लस ई डॉट ds। और आपको पता होना चाहिए, देखो यहाँ वाला एंगल कितना डिग्री है, ds वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल थीटा बराबर 90 डिग्री है। ये वाला थीटा बराबर जो 0 डिग्री होता है, ये वाला थीटा 90 डिग्री होता है। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1।
तो ये देखो दो टर्म जो होगी ना S1 वाली और S2 वाली, ये तो 0 हो जाएंगी, और बाकी जो S3 वाली जो टर्म होगी ना वो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। फाइनली सिर्फ इसमें S3 वाली टर्म बचेगी, क्योंकि S3 के लिए ही थीटा 0 डिग्री है। तो नेक्स्ट के अंदर देखिए अब आप इसको, अब आप क्या करोगे इसके अंदर, ये राइट कर दो, अब तो मिलाकर ये लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अरे समझ में आया क्यू बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा इनटू एल, ये वैल्यू क्या आ जाएगी ई डॉट डीएस बराबर, इसमें देखो ई जो है वो कांस्टेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरी जो इसकी सरफेस है इसके ऊपर डिस्टेंस सेम है वायर से, तो अगर डिस्टेंस आर सेम है तो फिर ई की वैल्यू भी सेम रहेगी, और ये अगर सेम रहेगा तो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, ये इंटीग्रेशन के साइन बाहर ले लो, इसको लिख लो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो रही है बात? तो ये वैल्यू आ जाएगी। और अब आप क्या करोगे, समाकलन ऑफ डीएच, ये पूरे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये लिख दिया है 2πr l, और इसको आगे लिखोगे ना लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, और ये वैल्यू लिखी है 2πr l, और ये ई बाहर चल रहा है इसमें, ये ई है भाई, और यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा अपॉन 2πr और एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। आप इसको नीचे को गुणा कर लो, अगर आप के लैम्डा के फॉर्म में बनाना चाहते हो तो ये कई बार ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा फॉर्मूला, ई बराबर 2 के लैम्डा अपॉन आर, है ना, ऊपर नीचे दो से गुणा करते ये 2 × 2 के बराबर बन जाएगा 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, ये भी लिख सकते हैं ऐसे भी, और ये आर कैपिटल डायरेक्शन में होता है अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। आप बनाना चाहो बना दो, ई और लैम्डा के तो प्रोपोर्शनल होता है ग्राफ, ये ई में और ये कौन है लैम्डा, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के साथ ऐसे, ये और ये लैम्डा आर है, सॉरी ये वैल्यू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एम्पीयर का परिपथीय नियम लिखना है, इस नियम से अनंत लंबाई के सीधे धारावाहिक चालक तार के लिए किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। अब एम्पीयर का नियम आपको पता है ये क्या होता है, एम्पीयर का नियम ये होता है जैसे ये कोई वायर और इसके चारों तरफ हमने वृत्ताकार लूप ले लिया और इसमें ये करंट बह रहा है, तो करंट बह रहा है तो यहाँ एक अल्पांश ले लिया और ये मान लीजिए यहाँ पर बी वेक्टर है, तो एम्पीयर का नियम कहता है कि ये क्लोज लूप के लिए बी डॉट डी एल जो होता है वो म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई के बराबर होता है, यानी इस लूप के अंदर परिबद्ध जितनी भी विद्युत धाराओं का योग है ना उसके म्यू नॉट के गुणा के बराबर होता है, यदि ये निर्वात के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। समझ में आया? और बी कौन है, यानी इस नियम के अनुसार किस चुंबकीय क्षेत्र का किसी बंद लूप की लंबाई के अनुदिश रेखीय समाकलन, कौन सा समाकलन, रेखीय समाकलन कहते हैं इसको, कौन सा समाकलन कहते हैं, रेखीय समाकलन कहते हैं, इसी को कहते हैं एम्पीयर का नियम। कौन सा नियम, एम्पीयर का नियम। एम्पीयर का नियम का उपयोग लेकर ही हम चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकालते हैं। अब इसके अंदर ये निकाल रखी, देखो तार के लिए किसी बिंदु पर चुंबकीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है और एम्पीयर का नियम लिखना है, तो सबसे पहली बात तो ये लिखा हुआ है एम्पीयर का नियम। और अब इसी तार के लिए यदि आप ये नियम लगाओगे तो वो सिंपल सा फॉर्मूला है ये, अगर ये आर दूरी पर एक अल्पांश लिया है तो आप इसमें निकाल सकते हो। देखो तो बी देखो कांस्टेंट हो जाएगा सभी जगह क्योंकि तार से दूरी समान है ना, तो बी बराबर समाकलन ऑफ डीएल और ये आ जाएगा म्यू नोट इंटू आई, तो म्यू नोट इसमें तार एक ही है तो धारा आई के बराबर ही आएगी, और ये समाकलन ऑफ डीएल करोगे तो इस वृत्ताकार लूप के ऊपर ये अल्पांश काटा था हमने डीएल। अब ये जितने भी है देखो वृत्त के ऊपर ये छोटे छोटे अल्पांशों को यदि जोड़ दो आप तो ये पूरे वृत्त की परिधि नहीं बन जाएगी, और वृत्त की त्रिज्या यदि आर हो तो समाकलन ऑफ डीएल यानी पूरे वृत्त की परिधि जो है वो 2πr के बराबर आ जाएगी। अरे छोटे छोटे अल्पांशों का योग, समाकलन का मतलब योग, डीएल का मतलब अल्पांश की लंबाई, अब इन सभी अल्पांशों को जोड़ दोगे तो ये परिधि के बराबर आ जाएगा, तो ये 2πr के बराबर हो जाएगी वैल्यू, तो आ जाएगा 2πr और म्यू नोट आई, ये वैल्यू आ जाएगी b बराबर म्यू नोट आई अपॉन 2πr। क्लियर हो गई बात? और म्यू नोट को आप लिख सकते हो, म्यू नोट अपॉन 4π कितना होता है, ये 10⁻⁻7 होता है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, म्यू नोट आई अपॉन 2πr। क्लियर है क्या ये वैल्यू? आ गई बात समझ में? यही कर रखी है हमने, ये रहा वैल्यू।
है ना, ये कर दिया हमने, ये बी बराबर होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा ये वाला, नाभि के बंधन ऊर्जा क्या है, बंधन ऊर्जा वक्र की व्याख्या कीजिए। अब नाभि के बंधन ऊर्जा आपको पता होनी चाहिए, किसी भी नाभिक के अंदर सभी प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों को बांध कर रखने वाली ऊर्जा को नाभि के बंधन ऊर्जा कहते हैं। या फिर अलग, इसमें लिखा हुआ है देखो, एक दूसरे से अधिक दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, एक ही बात है। अगर देखो ये नाभिक है, तो अगर नाभिक के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन पड़े हुए हैं, प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो कुछ तो होगा ना जो इन प्रतिकर्षण बलों के विरुद्ध कार्य करके इसको बांध करके रखता है, उसी को बंधन ऊर्जा कहते हैं। और यदि अपने को इस नाभिक को तोड़ना है तो उस बंधन ऊर्जा के बराबर इसको ऊर्जा दो, आप ब्रेक हो जाएगा। तो दोनों तरह से डिफाइन होती है ये चीज, ध्यान रखना। क्लियर है क्या बात? यहां लिखा हुआ है किसी नाभिक के सभी प्रोटोनों या न्यूट्रॉनों को एक दूसरे से अधिक दूरी तक अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। और नाभिक की बंधन ऊर्जा जो होती है वो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर के बराबर होती है। डेल्टा एम कौन होती है? द्रव्यमान क्षति। क्लियर है? अब आप द्रव्यमान क्षति, तो अब आ जाओगे बंधन ऊर्जा वक्र। अब बंधन ऊर्जा वक्र जो होता है वो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के बीच में होता है, यह आपको पता होना चाहिए। देखो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा यानी ईबी बार जो होती है वो ईबी बटे ए के बराबर होता है। ईबी कौन होती है? बंधन ऊर्जा। ए कौन होती है? द्रव्यमान संख्या। और ईबी बार कौन होता है? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो ये जो वक्र होता है ये एक तो ईबी बार के बीच में होता है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, और दूसरा साइड में चलता है ए। ये कौन है इधर? ए। ये होता है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वक्र। अब इसमें होता क्या है अपने को ये पता रहना चाहिए। इधर तो हम बाइंडिंग एनर्जी को डिनोट करते हैं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इधर हम डिनोट करते हैं एटॉमिक मास को, और वो 0, 50, 100 इस तरह से डिनोट करते हैं। ये वैल्यू होती है लगभग 170। क्लियर है क्या बात? 170। अब इस ग्राफ को देखो, ये प्रैक्टिकल ग्राफ है, ये इस तरह का मिलता है अपने को ऐसे, ये ध्यान रखनी बात, ये इस तरह का ग्राफ देखने को मिलता है। इस ग्राफ के अंदर कुछ तत्व ऐसे हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम होती है, ये एफ ही डिनोट कर रखा है देखो इसके अंदर। अब ये जो है ना बंधन ऊर्जा जो है, ये बंधन ऊर्जा वक्र जो है ये स्थायित्व को डिनोट करता है। किसी भी नाभिक की बंधन ऊर्जा उसके स्थायित्व को रिप्रेजेंट करती है। बंधन ऊर्जा जिसकी जितनी ज्यादा होगी उसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। और बंधन ऊर्जा जो ज्यादा आ रही है ना वो लगभग देखो 50 से इसके बीच में, फिर ये डिक्रीज होने लग जाती है। 50 से 150 से पहले तक ये मैक्सिमम होती है, उसके बाद ये डिक्रीज होने लग जाती है। और ये वैल्यू देखो ओवरऑल इस लाइन के ऊपर तो ये 50 से लेकर के 170 तक की वैल्यूज। तो होता क्या है, ये जोन जो है ना, इस जोन के अंदर मैक्सिमम होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, ये जो होती है ये इस जोन में मैक्सिमम होती है। और अब इस ग्राफ को देखने से क्या रिजल्ट निकलते हैं? ग्राफ को देखने से रिजल्ट ये निकलते हैं कि बंधन ऊर्जा जो होती है ना वो शुरुआत में तो देखो जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता जाता है बंधन ऊर्जा बढ़ती जाती है, और बढ़ने के बाद में बंधन ऊर्जा देखो ये 50 जब यानी परमाणु भार हो जाएगा उसके बाद में बंधन ऊर्जा जो है वो लगभग कांस्टेंट रहती है। तो जहां बंधन ऊर्जा लगभग कांस्टेंट रहती है ना वो एरिया ज्यादा स्थायित्व को डिनोट करता है, यानी यहां वाले जो नाभिक होंगे उनका स्थायित्व ज्यादा होगा। क्लियर हो रही है बात? तो आप इसके अंदर ध्यान से देखिए 50 से लेकर के जो 170 वाले जो होते हैं ना, जिनका परमाणु भार 50 से 170 वाले होते हैं, इनका स्थायित्व बाकियों की कम तुलना में ज्यादा होता है। यानी ऐसे नाभिक जिनका परमाणु भार 50 से 170 के बीच में आ रहा है उनका स्थायित्व ज्यादा होता है। और वैसे देखा जाए तो जिनका परमाणु भार 4 का पूर्ण गुणज है ना वो ज्यादा स्थायी होते हैं अपने पड़ोसी परमाणुओं की तुलना में। क्लियर है? अब इसके अंदर ध्यान से देखो दो विक्रियाएं होती है, नाभिक के संलयन और नाभिक के विखंडन। नाभिक के विखंडन में क्या होता है, बड़ा नाभिक टूट करके छोटे नाभिकों का निर्माण करता है और वो स्थायित्व को प्राप्त करता है, और इस दौरान भी ऊर्जा निकलती है अभिक्रिया के अंदर। तो जैसे मान लीजिए 170 से ज्यादा परमाणु भार का कोई नाभिक है, तो वो 170 से ज्यादा भार का परमाणु नाभिक कोई नाभिक है तो वो बड़े साइज का नाभिक हो गया। वो क्या करने की प्रवृत्ति रखता है? वो विखंडन की प्रवृत्ति रखता है।
वो विखंडित होकर के इस जोन में आने का प्रयास करता है ताकि वो स्थायित्व को प्राप्त कर सकते। यानी यदि आप 170 से ज्यादा वाले परमाणुओं का अगर नाभिकीय अभिक्रियाओं की प्रायिकता देखेंगे, उनमें कौन सी प्रकार की अभिक्रिया करने की प्रवृत्ति होती है, तो वो होती है विखंडन अभिक्रिया करने की। क्यों? क्योंकि 170 से ज्यादा परमाणु क्रमांक उनका पहले से है, वो टूट करके इस जोन में आ जाएंगे और यहां से यहां तक का स्थायित्व अधिक होता है, तो वो स्थायित्व को प्राप्त करेंगे। और विखंडन अभिक्रिया के अंदर भी ऊर्जा मुक्त होती है, ध्यान रखना। तो विखंडन में और संलयन में यही अभिक्रिया इसको इधर देखने को मिलेगी आपको। अब इसमें विखंडन नहीं होता है, इधर संलयन देखने को मिलेगा। 50 से कम वाले जो द्रव्यमान वाले जो नाभिक हैं वो जुड़ करके, यानी संलयन क्या होता है, छोटे नाभिक जुड़ करके बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। तो ये छोटे नाभिक जुड़ करके बड़े नाभिक का निर्माण करेंगे और 50 से 100 के बीच में, 170 के बीच में जाने का प्रयास करेंगे और वो स्थायित्व को डिनोट करेगा। यानी ये यहां से अगर जाते हैं तो स्थायित्व को प्राप्त करेंगे। अब ध्यान से देखो, ईबी बार का मान पहले बढ़ता है, यहां से लेकर के यहां बढ़ेगा और फिर ये धीरे धीरे घटने लगता है तथा जिन नाभिकों का ए, ये मैंने बता दिया आपको, जिन नाभिकों का ए जो होता है वो 4 का पूर्ण गुणज होता है, जिन नाभिकों का वे निकटवर्ती नाभिकों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। ध्यान रखना, ए बराबर 50 से 80 के बीच में नाभिक अधिकतम स्थायी होते हैं, ये 50 से 80 वाले ज्यादा स्थायी होते हैं और ये एफ ही भी इसी रेंज में आता है। एफ ही का ईबी बार जो होता है ना वो मैक्सिमम होता है, ध्यान रखना। और ये हो गया। इसके बाद में देखो ए लेस देन 50 तथा ए ग्रेटर देन 80 के लिए ए बी मान का मान घटने लगता है। ये 80 के बाद में डिक्रीज होने लग जाता है, ये यहीं से डिक्रीज होने लग जाता है ये, और ये धीरे 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 कम होता हुआ 170 के बाद में ये वैल्यू ज्यादा ऐसे डिक्रीमेंट की तरफ जाती है। क्लियर है? और इसमें आपको पता आता है इनका स्थायित्व घटने लगता है। जब ये ईबी बार की वैल्यू घटेगी तो स्थायित्व घटेगा। बाहरी नाभिक जब टूटता है तो उसकी बंधन ऊर्जा बढ़ेगी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यहां वाले जोन का नाभिक जब टूटेगा तो बंधन ऊर्जा बढ़ेगी और इधर वाला नाभिक जब जुड़ेंगे तो बंधन ऊर्जा बढ़ेगी। तो जब उसकी बंधन ऊर्जा बढ़ेगी तथा उसकी विराम द्रव्यमान ऊर्जा घटेगी, ध्यान रखना। तथा परमाणु अधिक स्थायित्व को प्राप्त करेगा क्योंकि वो इस जोन में चला जाता। जब हल्के नाभिक जुड़ करके बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस दौरान बंधन ऊर्जा का मान बढ़ता है। इसलिए ए लेस देन 0 के नाभिक 50 से 170 के मध्य जाने के लिए कौन सी प्रवृत्ति रखते हैं? संलयन की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी ये संलयन अभिक्रिया करने की कोशिश करते हैं ताकि स्थायित्व को प्राप्त कर सके। ये सारी जानकारी अपने को इसी ग्राफ से मिलती है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। सूक्ष्मदर्शी से क्या तात्पर्य? अब सूक्ष्मदर्शी सबको पता है, सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशीय उपकरण है जो वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा बना देता है, उसी को क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। और अपने को सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालना है और अंतिम प्रतिबिंब देखने की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है। और दूसरा आपको किसके लिए बनाना है? इसका किरण प्रकाशिक चित्र बनाना है, ध्यान रखना। ये हो गया सूक्ष्मदर्शी। अब सूक्ष्मदर्शी के अंदर मान लीजिए या आपने यहां पर कोई वस्तु रख रखी है ये, और ये वस्तु आपको देखनी है सूक्ष्मदर्शी से। सूक्ष्मदर्शी कुछ नहीं होता है, एक सिंपल उत्तल लेंस होता है, ध्यान रखना। और ये ऑब्जर्वर हो गया। ये कौन है? ऑब्जर्वर, प्रेक्षक लिखो। ऑब्जर्वर हो गया, ये हो गया प्रेक्षक, और ये लेंस हो गया अपना। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? आवर्धन क्षमता को डिफाइन करते हैं लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण। और एक बार तो देखो प्रतिबिंब जो बनेगा लेंस से उसका दर्शन कोण निकालना है। उस दर्शन कोण में भाग देना है बिना लेंस के। आप ऑब्जेक्ट को सीधा देख रहे थे, न्यूनतम डिस्टेंस तक ले आओ, डी तक। आपको पता है वस्तु जैसे जैसे आंख के पास आती जाएगी उसका आकार बड़ा होता जाता है ना, प्रतिबिंब बड़ा बनने लगता है। तो आप मैक्सिमम इसको डी डिस्टेंस तक पास मिला सकते हैं। तो हमने क्या किया, दो सिचुएशन निकाली। अल्फा कौन होता है? बिना लेंस के बनने वाला अधिकतम दर्शन कोण, ये लिखा हुआ है। बिंब द्वारा बना अधिकतम दर्शन कोण, तो बिंब को सिर्फ डी तक ला सकते हैं। तो ये डी डिस्टेंस तक हम बिंब को लेकर के आ चुके हैं और ये एच हाइट का ऑब्जेक्ट है और ये जो कोण बना ये अल्फा है। इस अल्फा की वैल्यू हमारा आसानी से निकाल लेंगे। अब इसके अंदर देखो tan अल्फा निकलेगा। tan अल्फा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया? h, और आधार कितना हो गया? d। अब यहाँ जो अल्फा की वैल्यू जो लिखेंगे ना, वो tan अल्फा को ही नियर अबाउट अल्फा के बराबर लिखेंगे। क्लियर है? तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का निर्माण जो होगा, बनाए गए दर्शन कोण का मान तो है बीटा,
और बिंब द्वारा जो बनने वाला कोण है वो है अल्फा। ये अल्फा डिनोट कर रखा है, ये अल्फा की वैल्यू आएगी। देखो तो हमने अल्फा की वैल्यू यहां लिख रखी है, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी h/d। अल्फा बहुत कम होता है इसलिए tan अल्फा को इसके बराबर पुट कर देते हैं, अल्फा के बराबर। ये डायग्राम आपको सबको दिख रहा होगा, ये सिंपल उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के सामने ये बिंब रखा हुआ है h हाइट का, और इस बिंब के जो एक तो लाइन लाया, पैरेलल लाइन लेकर के आई प्रकाश की किरण, और एक ये आपने ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दी। ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगी वो सीधी गुजर जाएगी, और ये जो इधर से आएगी जो है वो ऐसे पैरेलल अगर आती है तो ये फोकस से चली जाएगी, और ये आगे मिलने वाली नहीं है एक दूसरे से, तो रियल इसमें इमेज बनेगी भी नहीं। जब आप इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये पीछे की तरफ ये इसकी इमेज बनती है, और ये h डैश है, ध्यान रखना, हाइट ऑफ इमेज है ये, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। और जहां ऑब्जेक्ट रखते हैं उसकी डिस्टेंस को आपको पता है u से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हम ये मान करके चल रहे हैं कि v जो है वो किसके बराबर है? d के बराबर। क्लियर हुआ कुछ? अब यहां से देखो ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है ना, इस वाले ट्राइंगल के अंदर बीटा की वैल्यू निकालिए। ये वाली डिस्टेंस कितनी है जहां जो ऑब्जेक्ट रख रखा आपने u, और ये ऑब्जेक्ट की हाइट है h। क्लियर है? तो यहां से tan बीटा भी निकाल सकते हैं हम। tan बीटा बराबर आ जाएगा h/u। क्लियर है? h/u ये रही वैल्यू, और ये tan बीटा ही h डैश अपॉन v के बराबर होता है, और v की जगह हमने d भी पुट करेंगे हम। तो हम करेंगे क्या, ये हमारे पास में बीटा आ गया और ये हमारे पास में अल्फा आ गया, अपने को बीटा में अल्फा का भाग देना है। तो बीटा में अल्फा का भाग दोगे तो बीटा की वैल्यू तो हमने अभी निकाली, बीटा बराबर कौन है? h/u, और अल्फा कौन है? h/d। तो h/d ये नीचे और ये h/u ऊपर, जैसे इन दोनों को काटोगे h से h कट जाएगा, d/u आ जाएगा। ये आवर्धन का सूत्र है। अब इसमें भी दो सिचुएशन बनती है। इसमें दो सिचुएशन ये बनती है कि जब प्रतिबिंब d दूरी पर बने, यानी v के मान को किसके बराबर पुट करना है? -d के बराबर, और u के मान को -u के बराबर लो, क्योंकि भाई इसके अंदर u की वैल्यू तो नेगेटिव ही होगी ना लेंस के लिए इसमें। तो आप क्या करो, एक बार लेंस सूत्र लगाओ। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/v - 1/u, और ये बराबर होता है 1/f। यहां से क्या करो आप, फॉर्मूला आ गया अपना d/u, यहां से 1/u की वैल्यू निकाल लो। अब ये 1/u की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो 1/, ये आपको पता है जब u बराबर -u होता है तो v बराबर माइनस का d हो जाएगा, है ना। ये हम मान करके चल रहे हैं कि v बराबर यदि माइनस का d हो तो क्या हो। तो ये देखो ये v बराबर लिख दिया हमने, माइनस का d ये लिख दिया। क्लियर हो गई बात? और d बराबर क्या कर दोगे, ये वैल्यू आ जाएगी देखो d/f, ये आ जाएगी वैल्यू d/f, और इसको लिख देंगे -1 प्लस d/u। यहां से आप सोल्व करोगे तो ये d/u बराबर आ जाएगा 1 प्लस d/f, है ना। d/u निकाल रहे हैं हम क्योंकि d/u ही आवर्धन होता है। तो यहां से d/u की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 1 प्लस d/f। तो आवर्धन का सूत्र हो जाता है d/u बराबर आ जाता है 1 प्लस d/f। d है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, f है लेंस की फोकस दूरी। f कौन है? फोकस दूरी। और दूसरी सिचुएशन देखो इसमें, जब प्रतिबिंब अनंत पर हो, जब प्रतिबिंब अनंत पर होता है तो v को आप -∞ के बराबर पुट करोगे, और जब अनंत पर प्रतिबिंब बिंब होता है, जब अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा तो u किसके ऊपर लोगे आप? f के ऊपर। क्लियर है? तो यहां से आप जब पुट करोगे ये वैल्यू आ जाएगी 1/∞, ये कितना हो जाता है? 0, और 1/∞ होने के बाद में ये 1/- का u, ये 1/f, यानी ये 1/u जो है ये 1/f के बराबर आ जाएगा। तो 1/u को आप 1/f के बराबर पुट करोगे, d/f आ जाएगा। इसमें दो ही तो सिचुएशंस बनती हैं, यानी आप क्या करोगे, इसके अंदर देखो m की दो वैल्यू आती है, m बराबर d/f, और एक आता है m बराबर d/f+1। इसमें आवर्धन ज्यादा होता है, इसमें आवर्धन मैक्सिमम है ये मानो, इसमें आवर्धन कम होता है। आवर्धन कम होता है तो इसमें आई जो होती है वो रिलैक्स पोजीशन में होती है। इसमें क्या है, आंखों के अंदर एक तनाव सा उत्पन्न हो जाएगा। तनाव उत्पन्न क्यों हो जाएगा? आपने वस्तु को आंख के बिल्कुल समीप जितना हम रख सकते थे उतना रख रखा हमने, और मैक्सिमम मिनिमम आप कितनी डिस्टेंस तक ला सकते हो आंख के पास में? आप d डिस्टेंस तक ला सकते हैं, जिसको 25 सेंटीमीटर कहते हैं। 25 सेंटीमीटर तक ला सकते हो आप। मिनिमम डिस्टेंस पर रखोगे तो बेशक आपका आवर्धन ज्यादा होगा, लेकिन आंखें तनाव की स्थिति में रहेंगी। तो ये प्रीफर नहीं किया जाता। इसको क्यों प्रीफर नहीं किया जाता है? तनाव की वजह से। वो बात अलग है कि आवर्धन मैक्सिमम प्राप्त होता है। दूसरी सिचुएशन में आंखें रिलैक्स मोड में रहती हैं तो आवर्धन कम होता है। क्लियर है?
नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित करना है और गोलीय वक्रित पृष्ठ की अपवर्तन हेतु बिंब दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v और पृथककारी माध्यमों के अपवर्तनांक n1 और n2 तथा वक्रता त्रिज्या r के मध्य संबंध स्थापित करना है। आवश्यक किरण चित्र भी बनाना है। अब सबसे पहले अपवर्तन की परिभाषा अपने को पहले से ही आती है ना। अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ऑलरेडी ये चीजें पढ़ रखी हैं अपवर्तन के अंदर। ये एक माध्यम हो गया, माध्यम नंबर 1 और ये माध्यम नंबर 2। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने पथ से विचलित हो जाएगी। ये जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन ये सीधी नहीं जाती है क्योंकि ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है और ये अभिलंब है और ये जो है अपनी ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। ये आपको पता ही है। अब अपवर्तन के अंदर देखो आपको पता होना चाहिए अपवर्तनांक की वैल्यू आ जाती है n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ये तो पढ़ ही रखा है आप, क्लियर है क्या। ये अपवर्तन हो गया अपना, ये लिख दिया है मैंने आपसे दोनों माध्यम। और अब आप क्या करोगे, इसके अंदर देखो एक रिलेशन निकालना है, वक्र पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। वक्र पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के अंदर क्या करोगे, ये एक वक्र पृष्ठ लिया है मैंने। इस वक्र पृष्ठ के अंदर ये देखो इधर से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऊपर और ये O का मतलब ऑब्जेक्ट है। यहां से एक लाइट निकलती है, ये बिंदु D पर टकराती है प्रकाश की किरण और ये पोल है। इधर से जब प्रकाश की किरण आएगी तो ये ऐसे जाएगी देखो इधर, और यहां देखो इमेज बनेगी। इधर से ऑब्जेक्ट से दो प्रकाश की किरणें निकाल लो, एक प्रकाश की किरण इधर से निकाल लो ऐसे, और ये एक प्रकाश की किरण इधर से आ जाएगी चलती। जब ये दोनों प्रकाश की किरणें यहां मिलेंगी तो यहाँ इमेज बनेगी, ठीक है। अब आप क्या करो, देखो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, इसको जब आप ऐसे मिलाओगे तो ये एंगल जो होगा ये बीटा होगा और ये एंगल आर होगा जिसको अपवर्तन कोण कहेंगे, और ये जो एंगल होगा ये एंगल हो जाएगा आई। क्लियर है बात। अब इसके अंदर आप रिलेशन निकाल सकते हो, 22 कोण की प्रमेय से करते हैं इसको। इस एंगल को अल्फा बोला गया, इसको बीटा और इसको गामा। ये कोण क्या है, गामा। अब इसके अंदर देखो tan अल्फा की वैल्यू लिख रखी है, इस बिंदु को बोलेंगे D, इसको बोलेंगे P, और ये D और P एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं, इसलिए DP को एक सीधी रेखा माना जा सकता है। और इस त्रिभुज की बात करो, देखो आप तो इस त्रिभुज में tan अल्फा लिखा है इसने, तो tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी DP अपॉन OP। ये O है, ये P है, तो DP अपॉन OP हो जाएगा ये। और अल्फा बहुत कम है इसलिए इसको अल्फा के बराबर पुट कर दिया tan अल्फा को ही। तो कुल मिलाकर देखो अल्फा की वैल्यू आ गई यहां से DP अपॉन OP, और यहां से tan बीटा की वैल्यू आ जाएगी DP अपॉन PC। अब ये बीटा कौन है, ये है बीटा। ये यहां से यहां तक PC वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, और ये हो जाएगा वर्टिकल लाइन, इसको बोलेंगे DP। ये है DP, ये है PC। तो ये बीटा, ये त्रिभुज दिख रहा है ना, ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज मानो आप इसको लगभग, क्योंकि ये वर्टिकल बिल्कुल सीधी लाइन है। और 22 कोण की प्रमेय देखो, बाहर वाला जो कोण होगा ना ये अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा, लिख रखा है यहां पर 22 कोण की प्रमेय। किसी त्रिभुज के आंतरिक दो कोणों का योग एक बाहर के कोण के बराबर होता है, और ये अल्फा और बीटा जुड़ेंगे तो आई के बराबर आएगा, ये रहा। अब इसमें आप अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दो बस, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहां से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई बराबर आ जाएगा यहां से ये तो हो गया बीटा। ऐसे ही देखो दूसरे प्रमेय देखो, इसके अंदर यहां से देखो दूसरे वाले में बीटा की वैल्यू गामा प्लस आर के बराबर कर सकते हो। ये जो बीटा होगा ना, ये गामा और आर के वर्षन को ऐसा लिख दोगे, स्नेल का नियम है, n1 साइन आई प्लस n2 साइन आर। अब n1 की जगह n1 और साइन आई की जगह आई की वैल्यू पुट करो, देखो अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा की जगह क्या पुट करोगे, ये देखो आई की जगह क्या पुट करोगे, अल्फा, ये है अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा की जगह पुट करोगे DP अपॉन OP, बीटा की जगह पुट करोगे DP अपॉन PC, और ये पुट करोगे देखो बीटा माइनस गामा, ये बीटा है, ये माइनस आर की जगह बीटा माइनस गामा लिखोगे ना, और बीटा की जगह कौन आएगा DP अपॉन PC, और माइनस DP अपॉन PI, ये वैल्यू पुट करनी है बस। अब आप ध्यान से देखो, OP की जगह माइनस U पुट करना है, PI की जगह V पुट करना है, और PC की जगह प्लस R पुट करना है आपको। कुल मिलाकर ये देखो ऊपर हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करो इसको, यहां से भी ये DP, ये भी DP, ये सारे आमने सामने दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड DP कॉमन लो, और कॉमन लेकर के काट दो इसको। n1 बटे OP प्लस n2 बटे PI बराबर हो जाएगा n2 माइनस,
ये देखो N2 यहां भी मल्टीप्लाई, यहां भी मल्टीप्लाई, तो N2 माइनस N1 बटे ये हो जाएगी वैल्यू PC के बराबर, और यहां से आ जाएगा माइनस का N1 बटे U प्लस का N2 बटे V बराबर N2 माइनस N1 बटे R। यही वक्र पृष्ठ से अपवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न, ये 20वां प्रश्न दे रखा है आपको, संयोजी बैंड व चालन बैंड क्या होते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल की परिभाषा बताइए, और चित्र द्वारा चालन बैंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल व संयोजी बैंड को समझाइए। अब सिंपल सी बात देखो, संयोजी बैंड वो होता है जिस बैंड के अंदर परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब परमाणु के अंदर दो बैंड होंगे, चालन बैंड और संयोजी बैंड, तो जिस बैंड के अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उस बैंड को कहते हैं संयोजी बैंड। तो यहां लिखा हुआ है देखो, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस बैंड में पाए जाते हैं उस बैंड को संयोजी बैंड कहते हैं। उस बैंड को कौन सा बैंड कहते हैं, संयोजी बैंड। और चालन बैंड किसको कहते हैं, संयोजी बैंड के ऊपर की ओर जो उच्च ऊर्जा स्तर का बैंड होता है उसको कहते हैं कौन सा बैंड, ये हो जाएगा अपना चालन बैंड। क्लियर है, ये बैंड थ्योरी के अंदर पढ़ा था हमने। बैंड थ्योरी के अंदर थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, जब भी देखो कोई विलगित परमाणु होगा तो ये 1s लेवल है, ये उसका 2s है, इस तरह से लेवल होंगे अलग अलग। ये 2p है, ये 3s है, ये विलगित के लिए होंगे। विलगित परमाणु यानी आइसोलेटेड, जिसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। दो परमाणु जब एक दूसरे से अंतःक्रिया करेंगे तो उसके अंदर, हर कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन की एक ही ऊर्जा नहीं होगी, उसमें विभक्त होने लगेंगी ऊर्जाएं, डिवाइड होने लगेंगी। और वो होगा क्या, इससे थोड़ी ऊर्जा कम और एक ऊर्जा ज्यादा बनेगी। अगर दो परमाणु आप जोड़ने लगोगे तो उनके अंदर एक ही कोष में इलेक्ट्रॉनों की दो ऊर्जाएं अवेलेबल होंगी, एक इससे थोड़ी ऊपर और एक इससे थोड़ी नीचे। इसमें भी ऐसी कंडीशन बनेगी इस तरह से, इसमें भी बनेंगे ऐसे। कुल मिलाकर देखो, एक परमाणु के अंदर हर कोष की ऊर्जा एक फिक्स होती है और एक ही वैल्यू होती है। दो परमाणु जोड़ोगे तो हर कोष की ऊर्जा दो लेवल्स में डिवाइड हो जाएगी। ऐसे n परमाणु जोड़ोगे तो वो n लेवल्स बनेंगे ऐसे। इन्हीं को बैंड कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। जब क्रिस्टल का निर्माण होता है तो अनेक परमाणु एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, और अंतःक्रिया जब करते हैं तो उनके कोषों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो ऊर्जा होती है वो n अगर परमाणु जुड़े हैं तो एक ही कोष में l अलग अलग ऊर्जा स्तर होंगे, और इन n अलग अलग ऊर्जा स्तरों के समूह को ही बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंड। और यही बैंड थ्योरी है। बैंड दो प्रकार के होते हैं, नीचे जो बैंड आएगा उसको कहेंगे संयोजी बैंड, और ये जो बैंड होता है इसको कहते हैं चालन बैंड। परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन यदि जिस बैंड में पाए जाएंगे उसको संयोजी बैंड कहेंगे। संयोजी बैंड और चालन बैंड के अंदर दो ऊर्जाएं होंगी। ये चालन बैंड की लोअर एनर्जी को बोलेंगे EC। ये देखो, चालन बैंड की लोअर एनर्जी लेवल है निम्नतम ऊर्जा, और ये उच्चतम ऊर्जा। और ये संयोजी बैंड की ये है EV बोलते हैं, एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड। तो ये EV की ये जो संयोजी बैंड है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। कुल मिलाकर EC और EV का जो डिफरेंस होता है ना, EC माइनस EV का जो डिफरेंस होता है, इसी को डेल्टा EG कहते हैं। इसी को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, वर्जित ऊर्जा अंतराल। समझ में आया कुछ, इसी को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अब देखिए इसके अंदर दो लाइनें लिखी हुई हैं, देखो। कुल मिलाकर देखो, चालन बैंड आपको समझ में आ गया। चालन बैंड के अंदर अनुत्तेजित अवस्था में अधिकांशतः इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, रिक्त पाया जाता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल मैंने अभी आपको बताया, संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के ऊर्जा अंतरालों के अंतर को ही वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, और इसको डेल्टा EG से डिनोट करते हैं। डेल्टा EG की वैल्यू EC का मिनिमम, एक ही बात है, ये लोअर एनर्जी लेवल है इसका EC, और ये EV है। चालन बैंड का निम्नतम ऊर्जा स्तर, तो ये EC को मिनिमम भी लिख देते हैं ऐसे, ये रहा। और ये उच्चतम ऊर्जा स्तर माइनस कर दो, ये संयोजी बैंड, ये आपका चालन बैंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाओ। 20वें प्रश्न का नेक्स्ट पार्ट देखो। n प्रकार के अर्धचालक किन्हें कहते हैं, इनकी चालकता नैज अर्धचालकों से अधिक होती है, क्यों। अब n प्रकार के अर्धचालक आपको बताया था मैंने। n प्रकार के अर्धचालक कब बनेंगे, देखो एक तो सबसे पहली बात, नैज अर्धचालक जो होते हैं ना वो शुद्ध अर्धचालक होते हैं। दो प्रकार के अर्धचालक होते हैं, एक तो होता है नैज अर्धचालक और दूसरे होते हैं अपद्रव्य अर्धचालक।
अपद्रवी अर्धचालक, इनमें अशुद्धि मिलाई जाती है और ये शुद्ध होते हैं। समझ में आ रहा है? अब नैज अर्धचालकों की चालकता कम होती है क्योंकि इनके अंदर आवेश वाहकों की संख्या कम होती है। आवेश वाहक कम होते हैं इनमें। कौन से चालकों में? नैज अर्धचालकों में। अरे सिलिकॉन हो गया, शुद्ध सिलिकॉन, शुद्ध जर्मेनियम, ये नैज अर्धचालक की कैटेगरी में आते हैं जब तक इनमें क्या नहीं मिलाई जाए? अशुद्धि। अशुद्धि मिलाने के बाद में यही कहलाते हैं अपद्रव्य अर्धचालक। अब प्रश्न यह है कि सर नैज अर्धचालकों की चालकता जो है वो कम क्यों होती है? क्योंकि उनमें आवेश वाहकों की संख्या कम होती है। अब एक तो ये समझ में आना चाहिए, अर्धचालकों के अंदर आवेश वाहक दो प्रकार के होते हैं, या तो होल होंगे या इलेक्ट्रॉन होंगे। दो ही चीजें होती हैं, होल या इलेक्ट्रॉन। अब होल और इलेक्ट्रॉन दोनों ही कम होते हैं इनके अंदर। नैज अर्धचालकों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते हैं, क्योंकि गर्म करने पर यदि एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो वो एक ही तो होल बना करके आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में Ni बराबर NH होता है, इसीलिए इनकी चालकता कम होती है। अब आप प्रश्न को देखो एक बार, वो क्या पूछना चाह रहा है ना? इसकी चालकता नैज अर्धचालकों से अधिक होती है। अब अधिक क्यों होती है ये समझ में आना चाहिए। अधिक क्यों होगी, इधर देखो। अब इसमें होता क्या है, इसमें दिक्कत ये है, N प्रकार के अर्धचालक किसको कहेंगे? ये अपद्रव्य अर्धचालक है। अपद्रव्य अर्धचालक भी दो प्रकार के होते हैं, N प्रकार और P प्रकार। अब हम P प्रकार को यहां नहीं देखेंगे। N प्रकार का अर्धचालक कब मिलेगा, कब बनेगा? जब नैज अर्धचालकों में, नैज अर्धचालकों के अंदर आप कोई पंच संयोजी अशुद्धि मिला देते हो। पंच संयोजी अशुद्धि मिला देते हो, जैसे फास्फोरस। पंच संयोजी अशुद्धि मिलाने से क्या होता है, इसके अंदर एक, जैसे सिलिकॉन, जैसे हमने क्या किया, ये फास्फोरस जोड़ दिया ऐसे, अब फास्फोरस के चारों ओर ये सिलिकॉन जोड़ दिया आपने। अब सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है? +4। सिलिकॉन की संयोजकता +4 होती है, फास्फोरस की +5 होती है। अब फास्फोरस के पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है बॉन्ड बनाने के लिए, जबकि सिलिकॉन को बॉन्ड बनाने ही नहीं है, सिर्फ 4 ही बॉन्ड बनाने। अब इसके अंदर होता क्या, ये सहसंयोजक बंध बनेंगे, ये ऐसे, ये सहसंयोजक बंध है। अब होगा क्या इसमें, ये फास्फोरस के 4 तो सहसंयोजक बंध बन जाएंगे ये ऐसे। इसमें होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है यहां पर, ये बॉन्ड नहीं बना पाता है, ये बॉन्ड नहीं बना पाता है। अब ये जो है ना, ये N प्रकार का अर्धचालक है। ये कौन से प्रकार का अर्धचालक है? N प्रकार का। अब N प्रकार के अर्धचालक में एक इलेक्ट्रॉन प्रति एक फास्फोरस परमाणु है ना। जब एक फास्फोरस परमाणु आप उसमें ऐड करोगे तो वो एक फास्फोरस परमाणु के साथ में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होता है, और यदि इसको गर्म कर दिया जाए तो और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ इसमें होल भी बनेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही था, एक परमाणु के संगत बात कर रहा हूं मैं, एक फास्फोरस परमाणु के संगत एक इलेक्ट्रॉन तो मुक्त पहले से ही था। गर्म करने से क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, बंध टूटने लगेंगे, और इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे तो वो होलों का निर्माण करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन यदि निकलता है तो एक होल बना करके आएगा। अब टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, देखो, एक इलेक्ट्रॉन बना, एक होल बना, और एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही था, क्योंकि ये पंच संयोजी है। तो प्रति एक परमाणु के लिए 2 तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और एक होल होगा। तो इसमें होता क्या है, पंच संयोजी अशुद्धि मिलाने से इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है। यानी N टाइप के अर्धचालक के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, उनकी संख्या होल्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है, ध्यान रखना। और यह अशुद्धि मिलाने का फायदा क्या हुआ, आवेश वाहक बढ़ गई, और आवेश वाहक बढ़ने से इसकी क्या बढ़ जाती है, चालकता बढ़ जाती है। ये अपने को लिखना है इसके अंदर। अब प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, देखो एक बार ध्यान से। प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि N प्रकार के अर्धचालक किसको कहते हैं? N प्रकार के अर्धचालक उनको कहते हैं जिनमें नैज अर्धचालकों के अंदर पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई गई होती है, उनको N प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। जैसे फास्फोरस अगर मिला दें सिलिकॉन के अंदर, इनकी चालकता नैज अर्धचालकों से अधिक क्यों होती है? क्योंकि नैज अर्धचालकों में आवेश वाहक कम होती है, और N प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, किससे, होल से, और वो मिलाने से बढ़ हो जाते हैं। समझ में आ गई बात?
इसलिए ऐसा होता है। तो n प्रकार का अर्धचालक ये आपको बता रखा है, चतुर्संयोजी होते हैं ये अर्धचालक जो सिलिकॉन होता है, ये आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट के अंदर आइए आप, नेक्स्ट के अंदर ये मैंने डायग्राम यहां बना रखा है ना। जर्मेनियम भी जोड़ सकते हो, ये 500 मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये जो मुक्त अवस्था में रह जाता है, और यह अशुद्धि परमाणु है ना। इस अशुद्धि परमाणु को दाता शुद्धि भी कहते हैं। कौन सी अशुद्धि कहते हैं? दाता शुद्धि, ध्यान रखना, इसको दाता शुद्धि कहते हैं। पंच संयोजी अशुद्धि को दाता शुद्धि कहते हैं, पंच संयोजी अशुद्धि को दाता शुद्धि कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और त्रिसंयोजी अशुद्धि को क्या कहते हैं? ग्राही अशुद्धि कहते हैं, जो +3 वाली होती है, और ये जो +5 वाली होती है। क्लियर है? ये मैंने आपको बता दी चीजें। ये मिलाने के बाद में अल्पसंख्यक होल होते हैं और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, है ना। ये भी ध्यान रखना, इन प्रकार के अर्धचालकों में अल्पसंख्यक तो कौन होते हैं? होल, और जो बहुसंख्यक होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पर आ जाओ।